अच्छा, सो पहला सवाल क्या है, डिफाइन डेंसिटी। तो डेफिनेशन ऑफ डेंसिटी क्या होती है? इट इज द रेशियो ऑफ मास टू वॉल्यूम ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है जी। फिर क्या है आपके पास? फिगर 1.1 shows a cuboidal glass block. The student measures the mass m of the block and the sides lengths x, y and z. ओके, तो तो उसने एम एक्स वाई और जेड जो है वो, ये सारी क्वांटिटीज उसने जो है वो इनकी विद देयर अनसर्टेनिटी नोट डाउन कर ली है। ठीक है, दे हैव शोन द मेजरमेंट्स दैट ही टुक इन द टेबल डाउन बिलो। अब आगे चलते हैं। डिटरमिन द डेंसिटी ऑफ द ग्लास। पहले हमें ये बोल रहे हैं कि हम डेंसिटी ऑफ द ग्लास निकाल लें। तो डेंसिटी ऑफ द ग्लास कैसे निकलेगी? मास अपॉन वॉल्यूम से। ठीक है, और मास अपॉन फिर वॉल्यूम क्या है आपका? एक्स इंटू वाई इंटू जी। सो व्हाट इज द मास? मास हमारे पास आ रहा है 0.243। लेट्स प्लग दैट इन। ठीक है, ऑलवेज मेक श्योर मुझे कोई कन्वर्जन की तो जरूरत नहीं है। तो 0.243 इज इन केजीज। बाकी सारी लेंथ सेंटीमीटर्स में है, तो मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा हर लेंथ को। तो 5.41 इंटू 10 पावर -2। ठीक है जी, मल्टीप्लाइड बाय आपके पास आपकी वाई है 11.09 इंटू 10 पावर -2। और जो है वो मल्टीप्लाइड बाय, एक सेकेंड, लास्ट हमारे पास क्या है? 1.62 इंटू 10 पावर -2। एंड वी विल गेट आर फाइनल आंसर। वरना ये भी कर सकते कि पहले तीनों को मल्टीप्लाई कर लो, फिर एक ही दफे में 10 पावर -6 से कन्वर्ट कर लो, सेंटीमीटर क्यूब टू मीटर क्यूब कर लो। तो ईमान बोल रही है 2500 आ रहा है। 2500, ओके, सो वी आर गेटिंग 2500 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अच्छा, अब हमारे पास है क्या? हमारे पास थ्री सिग्निफिकेंट, थ्री सिग्निफिकेंट, फोर सिग्निफिकेंट, थ्री सिग्निफिकेंट। ठीक है, हमारे पास थ्री सिग्निफिकेंट मिनिमम है यहाँ। अब मसला क्या है? 2500.124 कुछ आ रहा है। अगर मैं डेसिमल लगा के करने की कोशिश करूंगा इसको, तो बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस जाएगी, विच इज अननीडेड। तो मैं 2500 ही रखूंगा आंसर। इधर मेरे पास और कोई तरीका नहीं है इसको 3SF करने का। ये है अभी 2SF, और यही बेस्ट से बेस्ट दे सकता हूँ मैं, इससे और कुछ ज्यादा अच्छा नहीं दे सकता। फिर क्या लिखा हुआ है? कैलकुलेट द परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन द डेंसिटी। ये भी इजी पीजी है, इसको भी जल्दी से कर लेते हैं। ठीक है जी। ऊपर तो जाहिर बात है पूरा फॉर्म लिखने की जरूरत है, लेकिन 2500 पॉइंट समथिंग आ रहा था, वो अप्रोक्सीमेटली 2500 ही है, तो इसलिए मैंने वो लिखा नहीं, मैंने 2500 ही डायरेक्ट लिख दिया। स्टैंडर्ड फॉर्म में, हाँ स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख सकते हो। 2.50 इंटू 10 पावर 3 ऐसे करके लिख दो, अगर हमने इसको 3SF करना है। ठीक है, ये अच्छा तरीका है। अगर आपको 3SF इसको करना है, आप इसको 2.50 इंटू 10 पावर 3 करना है, 1 2 3। अच्छा, फिर क्या बोला हुआ? कैलकुलेट द परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन द डेंसिटी। तो परसेंटेज अनसर्टेनिटी डेंसिटी कैसे निकलेगी? डेल्टा रो अपॉन रो विल इक्वल्स टू डेल्टा एम अपॉन एम प्लस डेल्टा एक्स अपॉन एक्स प्लस डेल्टा वाई अपॉन वाई प्लस डेल्टा जेड अपॉन जेड। अच्छा, और मुझे जो है वो डेंसिटी को ऊपर जाके मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जाहिर बात है परसेंटेज डेंसिटी चाहिए है, बल्कि मल्टीप्लाई भी नहीं करना पड़ेगा, परसेंटेज चाहिए। सो आई जस्ट नीड टू मल्टीप्लाई ईच वैल्यू, या फिर हम ऐसे कर लेते हैं कि हम राइट हैंड साइड पे एक ही दफा मल्टीप्लाइड बाय 100 कर लेंगे, क्योंकि मेरे पास हर वैल्यू की एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी में हर किसी की इंडिविजुअल परसेंटेज अनसर्टेनिटी नहीं निकालना। सो डेल्टा एम अपॉन एम क्या हो जाएगा? 0.001 डिवाइड बाई 0.243। सो 0.001 डिवाइड बाई 0.243 प्लस डेल्टा एक्स अपॉन एक्स 0.01 डिवाइड बाई 5.41, देन डेल्टा वाई अपॉन वाई 0.01 डिवाइड बाई 11.09, और डेल्टा जेड क्या हो जाएगा हमारा? 0.01 डिवाइड बाई 1.62। तो 0.01 डिवाइडेड बाय 1.62। ठीक है, और इसको हम क्या कर लेंगे? मल्टीप्लाइड बाय 100 कर लेंगे एज अ होल टू गेट दिस वैल्यू आउट। तो क्या वैल्यू आ रही है इसकी? 1.3 एग्जैक्ट, 1.3038। सो वी आर गेटिंग 1.3038%। ठीक है। अच्छा, अब आप यहाँ पे जो है वो इसको 1SF भी लिख सकते हैं। ठीक है, बिकॉज वी यूज्ड 1SF वैल्यूज।
लेकिन मेरे ख्याल से वन एस एफ बहुत ज्यादा कम हो जाएगा क्योंकि परसेंटेज अनसर्टेनिटी है। अभी हम इस पर एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी वाला रूल नहीं थोप सकते हैं कि वन एस एफ इसको लाजमी करना है, तो थोड़ा सा हम ज्यादा दे देते हैं। वी हैव यूज्ड थ्री सिग्निफिकेंट फोर सिग्निफिकेंट थ्री सिग्निफिकेंट, ठीक है, ये तो अनसर्टेनिटीज है। सो मेरे ख्याल से मैं इसको थ्री सिग्निफिकेंट राउंड ऑफ कर लेता हूँ, मैं इसको 1.30% बोल, ठीक है। एमएस में 1.30 भी ओके, 1.3 भी ओके, 1% भी ओके उन्होंने करा हुआ है, वन एस एफ भी आपका वन ओके। लेकिन मसला ये कि अगर एंड में वो एब्सोल्यूट आंसर का पूछेंगे तो फिर मसला हो जाएगा अगर हमने बहुत राउंड ऑफ कर दिया तो। The true value of the density of the glass is different from the answer in B1 because of a systematic error in the measurements. Suggest one possible error of this systematic error. So, what could be one possible cause of the systematic error? ये ध्यान में रखिएगा कि उसने मेजरमेंट्स कौन कौन सी ली है। उसने मास की मेजरमेंट ली है, उसने एक्स की ली है, वाई की ली है, जेड की ली है, ठीक है। तो इसके हिसाब से सोच के बताइएगा। रॉन्ग कैलिब्रेशन एंड वेरी गुड जीरो एरर, या तो जीरो एरर है, देर माइट बी सम जीरो एरर। जो भी इसने इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल किया, हो सकता है मास बैलेंस खराब हो इसका, वो जीरो एग्जैक्ट जीरो नहीं हो, उसका कुछ और आ रहा हो उस पर, ठीक है। दूसरा हो सकता है इसने जो है वो कैलिपर्स इस्तेमाल करे, वर्नियर कैलिपर इस्तेमाल करें या माइक्रोमीटर स्क्रू गेज इस्तेमाल किए, क्योंकि कुछ इसमें से बहुत छोटी छोटी लेंथ्स है, उसके लिए उसको ज्यादा प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट ही इस्तेमाल करना पड़ेगा, यानी वर्नियर कैलिपर या माइक्रोमीटर स्क्रू गेज, राइट। देन लुकिंग एट दी अनसर्टेनिटी, तो मेरे ख्याल से वर्नियर कैलिपर इस्तेमाल करें सारी लेंथ्स के लिए। सो वी कैन ऑल्सो से कि ठीक है, हो सकता है इसके वर्नियर कैलिपर में जीरो एरर हो, ये भी लिख सकते हैं। वरना क्या लिख सकते हैं, रॉन्गली कैलिब्रेटेड स्केल। हो सकता है आपका मास बैलेंस उसकी कैलिब्रेशन रॉन्ग हुई भी हो, या हो सकता है जिसने वर्नियर कैलिपर इस्तेमाल करे उनकी कैलिब्रेशन आपके पास रॉन्ग हुई भी हो, ठीक है। और ऑब्वियसली थोड़ा सा डिफाइन करके लिखना है ताकि तुम लोगों को पूरे मार्क्स मिल जाए। आइदर यू कैन से जीरो error is present on vernier calipers और मास बैलेंस, या फिर ये लिख दें, और ठीक है दो नहीं लिखना, बस एक ही लिखना है, ठीक है, एक ही रीजन है। और दी देर इज, या फिर हम ये लिख दें द स्केल्स ऑफ द वर्नियर कैलिपर और मास बैलेंस आर wrongly calibrated। ऑब्वियसली यहाँ पे पैरेलक्स एरर्स या फिर जो है वो और दूसरी चीजें रैंडम एरर्स थी वो यहाँ पे नहीं लिखी जा सकती हैं, सिर्फ यही दो है जो लॉजिकल बन रही है आपके पास यहाँ पे। इस पूरे क्वेश्चन में कोई कंफ्यूजन? अच्छा, बाय द वे, अगर वो ये बोलते कि कोट द वैल्यू ऑफ द डेंसिटी विद इट्स एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी, तो जरा कोट करके मुझे बताएं वैल्यू ऑफ द डेंसिटी विद इट्स एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। माशाल्लाह, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी कोट करनी है भाई, क्या हो गया? वेरी गुड, ओनली ईमान हैज गिवन द करेक्ट आंसर टिल नाउ। तो हाँ, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी, तुम परसेंटेज अनसर्टेनिटी कोट कर रहे हो। अहमद रॉन्ग है 32.5। हाँ जी, कैसे लिखेंगे अगर मैं यहाँ पे एक 2 मार्क का पार्ट और डाल दूं, कोट द वैल्यू ऑफ डेंसिटी विद इट्स एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी, तो हम उसको कैसे करेंगे? पहले तो मैं जो है 2500 का ये निकालूंगा कि 1.30% क्या है, क्योंकि वो मेरी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी होगी, राइट। सो वी नो दैट डेल्टा रो अपॉन रो इंटू 100 इज इक्विवेलेंट टू your percentage uncertainty, which is a 1.30%, right? So if I want to work out the delta rho, मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे 1.3 को डिवाइड बाय 100 करना पड़ेगा और डेंसिटी को ऊपर जाके मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी 2500 ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा, ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास 32.5, ठीक है। अब मेरा हमारा रूल क्या होता है? हमारा रूल ये होता है कि हम एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी को हमेशा 1SF लिखेंगे, तो हम इसको 1SF कर लेंगे, यानी इसको 30 कर लेंगे,
दिस इज गोइंग टू बिकम 1SF। और डेंसिटी कैसे लिखेंगे, डेंसिटी की जो, अब ये क्या है, हमने इसको, ये टेंस प्लेस है, इसका जो पहला सिग्निफिकेंट डिजिट आ रहा है वो टेंस प्लेस पे आ रहा है, तो हमारी डेंसिटी की वैल्यू भी टेंस प्लेस तक बिल्कुल करेक्टली कोडेड होनी चाहिए, राइट। अब अपेरेंटली वहां पे 0 है, तो लेकिन हम उसका कुछ कर नहीं सकते, तो हम उसको क्या करेंगे, हम उसको 2500 प्लस माइनस 30 ही लिखेंगे। हम इस 25 ये वाले 0 को जबरदस्ती कुछ और बनाने की जरूरत नहीं है, ये 0 ही है तो 0 ही रहेगा। वरना आप स्टैंडर्ड फॉर्म में भी कोड कर सकते हैं इफ यू वांट, लेकिन वो ये है कि बिला वजह में अपने आपको और परेशानी करोगे। स्टैंडर्ड फॉर्म में चाहो तो कर सकते हो, वो क्या हो जाएगा, वो 2.50 प्लस माइनस 0.3 इंटू 10 to the power 3 बन जाएगा, ऐसा बन जाएगा, ताकि जब इसके साथ 10 और 3 मल्टीप्लाई करोगे 2500 बन जाए, और इसका 10 to the power 3, बल्कि नहीं, ये क्या होना चाहिए, सॉरी 0.03 होगा, नॉट 0.03। और जब इसके साथ 10 to the power 3 मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या बन जाएगा, ये आपका 30 बन जाएगा। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ये भी ओके है। यहाँ पे क्योंकि टेंस प्लेस में कुछ भी नहीं है, 0 ही है, तो फिर मुझे 0 ही लिखना पड़ेगा, सो जबरदस्ती कुछ नहीं करूंगा, वरना स्टैंडर्ड फॉर्म में भी लिख सकते हो। और रूल क्या होता है, हमेशा एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी 1SF तक दी जाएगी, तो इसको आप 1SF राउंड ऑफ कर दोगे, चाहे ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो। और जो आपकी प्रिंसिपल वैल्यू है उसकी जो यानी जो अनसर्टेनिटी का जो आपका प्लेस वैल्यू थी, जो सिग्निफिकेंट डिजिट वाली प्लेस वैल्यू है, जैसे यहाँ पे टेंस है, तो इसका मतलब है मुझे टेंस प्लेस तक प्रॉपर्ली राउंड ऑफ करके देनी है डेंसिटी। सिमिलरली ओवर हियर इज वेल, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे 2 डेसिमल प्लेस तक किया, तो इसका मतलब है मेरी अनसर्टेन, मेरी प्रिंसिपल वैल्यू भी सेकंड डेसिमल प्लेस तक मैं बिल्कुल करेक्टली राउंड ऑफ करके दूंगा। दिस इज द रूल। सही है, क्लियर है ये, इस चीज को रिवाइज कर लेना, ठीक है, ये आपके मोस्ट प्रॉब्ली पेपर में आने वाली है। या तो ये आएगी फिजिकल क्वांटम मेजरमेंट्स में, या फिर आपके पास आ जाएगा वही जैसे इंडाइसिस का सवाल था, एसआई बेस्ड यूनिट्स वगैरह प्रूव कर दे, डिराइव्ड यूनिट्स। तो आइदर दिस और आइदर दैट फॉर द फिजिकल क्वांटम मेजरमेंट्स वाला सवाल है, और कुछ एज सच देते नहीं है। अच्छा, मूविंग ऑनवर्ड्स, डिफाइन लीनियर मोमेंटम। तो लीनियर मोमेंटम क्या होता है? It's velocity. It's the product of mass and velocity. I'm not gonna write it. मुझे टाइपिंग करना जहर लगता है. प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। सो प्रोडक्ट ऑफ मास and velocity of an object। अच्छा, फिर अब हम आगे चलते हैं। माइक किसी का ऑन हो गया है, हो गया, बंद हो गया। A car of mass 1800 kg is moving in a straight line. Figure 2.1 shows the variation with time t of the momentum p of the car। तो आपको तो आपको जो है वो क्या कहते हैं, मोमेंटम अगेंस्ट टाइम ग्राफ दिया हुआ है। कैसे काइंड ऑफ ग्राफ से बहुत ज्यादा सिमिलर लग रही है, इट्स लुकिंग वेरी सिमिलर या वेरी ऑपोली सिमिलर टू वन काइंड ऑफ ग्राफ। ऐसे हमने बहुत दफा देखे ग्राफ्स दिए हुए होते हैं सेकंड क्वेश्चन में, थर्ड क्वेश्चन में। किस चीज का होता है वो ग्राफ? वेलोसिटी टाइम का होता है, राइट। तो थोड़ा सा इधर से आपको एक हिंट भी मिल रही है कि हो सकता है आगे जाके वो कुछ वेलोसिटी भी निकालने को बोले और कुछ करने को बोले, डिस्प्लेसमेंट भी निकालने को बोले, तो वो मैं कैसे करूंगा कैसे नहीं करूंगा, राइट। सो वो भी हो सकता है, लेकिन खैर मोमेंटम टाइम ग्राफ है, चले आगे देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता। कैलकुलेट द मैक्सिमम स्पीड रीच्ड बाय द कार। तो मैक्सिमम स्पीड कैसे निकलेगी? क्या हुआ बच्चों, इतनी देर लग रही है इतना आसान जवाब करने में? मोमेंटम ओवर मास, कौन सा मोमेंटम लूं बेटा? विच मोमेंटम शुड आई पिक अप फ्रॉम द ग्राफ? मैक्सिमम मोमेंटम लेंगे और मैक्सिमम मोमेंटम को मास से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी। सो इफ आई वांट द मैक्सिमम स्पीड आई विल नीड द मैक्स मोमेंटम। मैक्स मोमेंटम को मुझे मास से डिवाइड करना पड़ेगा ताकि मेरे पास मैक्सिमम वेलोसिटी आ जाए, राइट। जाहिर बात है, अगर मास कांस्टेंट है तो वेरिएशन इसमें इस पूरे ग्राफ में वेलोसिटी की वजह से ही आ रही है। अच्छा जी, तो हमारे पास ये जो वैल्यू है ये 7.2 इंटू 10 to the power 4 है। So we can work out the maximum speed. The momentum that is max will equals to mass into velocity that is max. So the velocity that is max equals to 7.2 into 10 to the power 4 divided by the mass. The mass is 1800 kgs। ठीक है,
ऑल्सो मेक श्योर ग्राफ पढ़ते हुए अपनी एक्सिस पे जो भी कन्वर्जन है वो उठा के पढ़ दिया करें, उसको प्रॉपरली उस हिसाब से कन्वर्ट कर लिया करें। सो वी आर गेटिंग अ वेलोसिटी ऑफ 40 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, टू सिग्निफिकेंट वैल्यूज थी तो टू सिग्निफिकेंट, अब इसको हम और तो कुछ कर नहीं सकते, एग्जैक्ट 40 आ रहे हैं मेरे ख्याल से, तो हम इसको 40 लिख दें, इसको जबरदस्ती और सिग्निफिकेंट नहीं करेंगे। और कोई जरूरी नहीं है जबरदस्ती की बिलावल में स्टैंडर्ड फॉर्म में करके दो, ऐसा ओके है। Calculate the maximum kinetic energy of the car. This is also pretty easy. The maximum kinetic energy will equals to half m v max का square. So हम कर लेते हैं हाफ इंटू 1800 और इंटू योर 40 का स्क्वायर। 1.4 इंटू 10 पावर 6 आपके पास आपकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी आ रही है। अच्छा, आगे चलते हैं। Show that the acceleration of the car at time t equals to 4 seconds is 5 meter per second square. So मैं कैसे दिखाऊं कि 4 seconds पे मेरी गाड़ी की acceleration 5 meter per second square है? How do I do that? मोमेंटम टाइम वाले ग्राफ में से acceleration कैसे निकलेगी? पहले स्पीड निकालें। ओके, स्पीड निकाल के भी कर सकते हैं, यू कैन डू द स्पीड के थ्रू भी, एंड यू कैन ऑल्सो डू इट थ्रू द ग्रेडियंट ऑफ द ग्राफ। मोमेंटम टाइम का जो ग्रेडियंट होता है वो क्या होता है? वो फोर्स होता है। डेल्टा पी ओवर डेल्टा टी इज फोर्स। So first we can work out the force using the gradient of the graph and then divide by the mass to work out the acceleration. तो हम ये भी कर सकते हैं, वरना दूसरी टेक्निक क्या है, आप सिंपल जो है वो ये ले लें, 0,0 पे आपके पास जो है वो मोमेंटम जीरो है, जीरो टाइम पे जीरो मोमेंटम, तो इसका मतलब वेलोसिटी भी जीरो हो गई। और 4 सेकंड्स में निकालना है आपके पास वेलोसिटी क्या हो गई, व्हाट इज द वेलोसिटी दैट यू हैव एट 4 सेकंड्स। ठीक है, वो निकाल के फिर v माइनस यू ओवर टी कर दो, वो भी कर सकते हो, दैट इज ऑल्सो वैलिड। ठीक है, दोनों करके देख लेते हैं और मेक श्योर कर लेते हैं दोनों से आंसर्स हमारे पास प्रॉपर आ रहे। पहले मैं ग्रेडियंट वाला तरीका कर रहा हूं। फर्स्ट लेट्स डू द ग्रेडियंट वन। सो ग्रेडियंट ऑफ मोमेंटम टाइम ग्राफ is equivalent to force। ठीक है, सो लेट्स फर्स्ट ऑफ ऑल डू द ग्रेडियंट। तो 0,0 ले लेते हैं पॉइंट, लेट्स डू दैट। एक 0,0 हो गया और एक जो है वो ये वाला ले लेते हैं, इफ दिस इज इजी इनफ टू रीड। वरना आप स्ट्रेट लाइन पे कोई भी पॉइंट ले सकते हैं, क्योंकि मुझे बाद में भी दोबारा से दूसरे मेथड से भी करनी कैलकुलेशन, मैं इसलिए ले वाला पॉइंट ले रहा हूँ, एक ही पॉइंट से हो जाएगा मेरा काम। सो 3, 3.2, 3.4, 3.6, सो दिस इज 3.6। सो मेरे पास क्या आ गया, मेरे पास आ जाएगा कि मेरी फोर्स जो है वो y2 माइनस y1, 3.6 माइनस 0, 3.6 माइनस 0, कन्वर्ट करना नहीं भूलूंगा, 10 पावर 4 है बाय एक्सिस पे, और टाइम क्या है मेरा 4 माइनस 0। तो आई विल गेट माई फोर्स 3.6 इंटू 10 पावर 4 डिवाइड बाई 4, दैट इज वर्किंग आउट टू बी 9,000। एंड देन मुझे एक्सेलरेशन दिखानी होगी, तो मैं क्या कर दूंगा, मैं 9,000 को डिवाइड बाई 1800 कर दूंगा, तो ये मेरे पास 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, दूसरा तरीका क्या था कि हम v माइनस यू ओवर टी से कर लें। सो अब पहले तो मुझे ये पता है कि मेरे जीरो टाइम पे जीरो मोमेंटम है, यानी वेलोसिटी भी जीरो है। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास वेलोसिटी जीरो है। 4 सेकेंड्स में मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे मोमेंटम को वेलोसिटी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हम ये कर सकते हैं कि हम वेलोसिटी निकाल सकते हैं बाय डिवाइडिंग द मोमेंटम बाय द मास। तो हमने मोमेंटम क्या पढ़ा, हमने पढ़ा 3.6 इंटू 10 पावर 4 एट 4 सेकेंड्स, एंड वी कैन डिवाइडेड बाय 1800 the mass of the object. So 3.6 into 10 power 4 divided by 1800। तो आपके पास वेलोसिटी आ गई कि वेलोसिटी इसकी 20 मीटर पर सेकेंड हो। अब मुझे ये पता है कि ये 0 से 20 मीटर पर सेकेंड की हुई है वेलोसिटी इन 4 सेकेंड्स। सो आई कैन वर्क आउट द एक्सीलरेशन v minus u over t। and what is v? v is 20, u is 0, time is 4 seconds, so you will get the answer once again as 5.0 meter per second square। सही है, सो दोनों तरीके वैलिड हैं। हाँ, आई वुड डेफिनेटली प्रेफर द ग्रेडियंट वन, बिकॉज वो आपके कॉन्सेप्ट को भी रिवाइज कर रहा है और आपको रिकॉल करवा रहा है चीज। जी
अस्सलाम वालेकुम सर। मेरा वालेकुम। सवाल ये कि अगर लेट्स सपोज देयर इज अ क्वेश्चन, आई थिंक मैंने पास में लिखा था कि मोमेंटम और टाइम का ग्राफ दिया हुआ था, तो हम्म, क्या फोर्स और टाइम का भी एग्जैक्ट डिट्टो कॉपी वही ग्राफ बनेगा अगर वो बोलेगा? नहीं, फोर्स टाइम का उसका ग्रेडियंट बनेगा। द फोर्स टाइम ग्राफ इज गोइंग टू बी ग्रेडियंट। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने आपको मोमेंटम टाइम ग्राफ दिया हुआ है, लेट्स से इट्स समथिंग लाइक दिस, ठीक है, जस्ट एज एन एग्जांपल। जी कुछ जी। ऐसे है, फिर ऐसे है, और फिर यूं है। दिस इज योर मोमेंटम टाइम। अब तुम्हें ये पता है कि मोमेंटम टाइम का ग्रेडियंट फोर्स है, राइट? सो सबसे पहले तुम ये देखो कि यहाँ पे ग्रेडियंट क्या है। यहाँ पे ग्रेडियंट तुम्हारा पॉजिटिव है। कांस्टेंट इट है। इज अ जी जी। पॉजिटिव ग्रेडियंट, सो विल राइट ओके पॉजिटिव ग्रेडियंट। तो इसका मतलब है मेरे पास यहाँ पे फोर्स कैसी आएगी, पॉजिटिव फोर्स आ जाएगी। और ग्रेडियंट कांस्टेंट है या चेंज कर रहा है? कांस्टेंट है। कांस्टेंट है, तो इसका मतलब है मेरे पास फोर्स भी कांस्टेंट आ जाएगी। अच्छा, इधर क्या है ग्रेडियंट एट दिस जीरो। पॉइंट? हम्म, सर जीरो। जीरो, तो फोर्स भी क्या हो जाएगी, फोर्स भी जीरो हो जाएगी। और इधर कैसा है ग्रेडियंट? नेगेटिव। ग्रेडियंट नेगेटिव है, कांस्टेंट है, चेंज कर रहा है? कांस्टेंट। कांस्टेंट है, ठीक है जी। सो हमारा जो फोर्स हो जाएगी वो भी नेगेटिव हो जाएगी और कांस्टेंट हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, और दूसरी बात, एक और चीज देख लेते हैं। साफ साफ दिख रहा है कि ये वाला ग्रेडियंट का मैग्नीट्यूड ज्यादा बड़ा है, तो यहाँ पे जो मैं पॉजिटिव फोर्स का मैग्नीट्यूड बनाऊंगा बनाऊंगा वो ज्यादा बनाऊंगा, लेकिन नेगेटिव फोर्स का मैग्नीट्यूड इतना ज्यादा नहीं बनाऊंगा, वो इतना ज्यादा स्टीप नहीं है। सो नाउ लेट्स कन्वर्ट दिस इनटू अ फोर्स टाइम ग्राफ। फोर्स टाइम ग्राफ कैसा होगा मेरा? पहले मुझे दिखाना है एक पॉजिटिव फोर्स, कांस्टेंट फोर्स, ठीक है, जिसका मैग्नीट्यूड मैंने बड़ा दिखाना है नेगेटिव वाली से। तो एक काम करते हैं, इसको ऊपर भी ले जाते हैं। सो ये हो गई मेरी पॉजिटिव फोर्स, ठीक है जी। फिर क्या हुआ, मेरा ग्रेडियंट जीरो हो गया था, तो इसका मतलब मेरी फोर्स भी जीरो हो गई फॉर सम टाइम। एंड देन मेरा ग्रेडियंट नेगेटिव हो गया था, तो फिर मैं अपनी नेगेटिव कर दूंगा और थोड़ा सा उसका मैग्नीट्यूड कम दिखाऊंगा देन द वन बिफोर। सो ये बन जाएगा मेरा फोर्स टाइम ठीक है सर। थैंक यू। ग्राफ। ग्राफ कन्वर्जन P2 में नहीं आते तो कैन आई स्किप योर क्लास? बेटा, ग्राफ कन्वर्जन P2 में क्यों नहीं आते? P2 में ही तो आते हैं। वाई कांट दे कम इन P2? P2 में भी आते हैं, P1 में भी आते हैं। जितनी चीजें तुम P2 के लिए पढ़ोगे उतनी चीजें तुम्हें P1 के लिए भी पढ़नी पड़ेंगी। P2 और P1 का कोर्स कंटेंट सेम है। ये अच्छी बात है इन दोनों में कि उन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, तो कोर्स कंटेंट इज सेम। फिर क्या बोल रहे हैं, डिटरमिन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार बिटवीन टाइम t इक्वल्स टू 0 एंड टाइम t इक्वल्स टू 12 seconds. Once again there is different techniques to do it, but I am just going to apply kinematics. मुझे एक्सेलरेशन भी पता है, मुझे वेलोसिटी भी पता है, ठीक है, तो वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर माइनस टू ए अप्लाई कर लेते हैं, मेरे ख्याल से बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाएगा। ठीक है, हमें ख्वारी नहीं मारनी पड़ेगी, तो वो कर लेते हैं। ठीक है, ऑब्वियसली यहाँ पे एरिया ग्राफ नहीं ले सकते हम, क्योंकि ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। अगर आपने एरिया ग्राफ लेना है तो फिर आपको इसको पहले वेलोसिटी टाइम के कोऑर्डिनेट्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। फर्स्ट हैव टू कन्वर्ट इनटू वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो फिर वो लंबी ख्वारी हो जाएगी, सीधा सीधा काइनेमेटिक्स लगा देते हैं, वो आसान हो जाएगा हमारे लिए। ठीक है। अच्छा, बल्कि हमें टाइम टी इक्वल्स टू 0, टाइम टी इक्वल्स टू 12 सेकेंड्स। ओ अच्छा 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 अच्छा, देख सेकेंड नहीं, फिर हमें थोड़ी ख्वारी करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक का पूछा हुआ है, मुझे लगा सिर्फ इधर तक पूछा हुआ है। हाँ जी, क्या लग रहा है, कैसे करेंगे हम इसको बिल्कुल प्रॉपरली? या व्हाट वुड यू, हाउ वुड यू डू दिस क्वेश्चन? क्वेश्चन की वेटेज भी टू ही है, सो कैसे करना चाहिए है? एनी आइडिया? बेटा, एक्सेलरेशन है, स्पीड कांस्टेंट नहीं है, तो दैट इज अ थिंग। F/P, F/P तो टाइम दे देगा। ये क्या कर रहे हो तुम, F/P कर रहे हो? अच्छा, देखो मेरे पास कुछ तरीके हैं जिससे आप कर सकते हैं ये सवाल सॉल्व, लेकिन वैलिड तरीका होना चाहिए आपने जो भी अप्लाई करना है। फर्स्ट थिंग इज, मैंने पहले नहीं पढ़ा था क्वेश्चन, क्वेश्चन को जब प्रॉपरली पढ़ा तो 0 to 12 seconds लिखा हुआ है। सो यू हैव टू वर्क आउट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड फ्रॉम 0 to 12 seconds. नाउ फर्स्ट थिंग इज, यू कैन टेक द एरिया अंडर द ग्राफ, बट टेक इट अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ।
मोमेंटम टाइम के अंदर नहीं लेंगे, मोमेंटम टाइम को पहले कन्वर्ट करेंगे वेलोसिटी टाइम में और फिर उसके अंडर लेंगे। तो इसको इतना मुश्किल नहीं है और इसका एरिया अंडर द ग्राफ भी इतना प्रॉब्लमेटिक हमारे लिए नहीं होगा। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन काफी सिंपल है। ये है आपकी वेलोसिटी, ये रहा आपका टाइम। ठीक है, सो आपके पास बेसिकली एक ट्राइंगल है। यू नो मोमेंटम और वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है जब मास हमारा कांस्टेंट होगा। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ भी ऐसा ही बन रहा होगा, एग्जैक्टली ऐसा ही बन रहा होगा, बस वैल्यूज का फर्क होगा। सो द ग्राफ ऑफ वेलोसिटी टाइम विल ऑल्सो बी समथिंग लाइक दिस। ठीक है, इट विल बी समथिंग लाइक दिस। और मुझे क्या करना है, मुझे इसको वेलोसिटी टाइम कन्वर्ट करना है ताकि मैं इसका एरिया अंडर द ग्राफ ले सकूं। और मुझे पता है अगर मुझे ट्राइंगल का एरिया अंडर द ग्राफ लेना होता है तो मुझे कुछ भी नहीं चाहिए होती, बस उसकी बेस चाहिए होती है, उसकी हाइट चाहिए होती है। राइट, सो आई ऑलरेडी नो कि उसकी बेस तो 0 से लेके 12 सेकेंड है, यानी वो सेकेंड वाली बेस तो वही रही, टाइम वाली एक्सिस तो वहीं की वहीं रही। बस मुझे मोमेंटम को वेलोसिटी में कन्वर्ट करना है और मुझे चाहिए भी सिर्फ हाइट ही है। आई ओनली नीड द हाइट, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तो बस मैंने ऑलरेडी मैक्सिमम मोमेंटम तो ढूंढना वही है। तो मुझे पता है कि मैक्सिमम वेलोसिटी क्या है उसकी करस्पॉन्डिंग, आई ऑलरेडी नो दैट इज 40 मीटर पर सेकेंड। सो आई नो दैट दिस इज 40। तो यूजिंग दिस आई कैन इजीली टेक आउट द एरिया अंडर द ग्राफ। मुझे हर वैल्यू को कन्वर्ट करके देखने की जरूरत नहीं है। सो फर्स्ट तरीका इज आई टेक द एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ, and what will I get? I will get that area will equals to half into 12 into 40. So the answer you will get is 240 meters. ठीक है, एक तरीका तो आपके पास ये वाला हो गया। दूसरा तरीका क्या है आपके पास? द सेकेंड वे। हाँ, वो वही बता रहा हूं। सेकेंड वे क्या होगा, अब आप क्या करें, आप जो है वो काइनेमैटिक्स अप्लाई करें। राइट, यू स्टार्ट अप्लाइंग काइनेमैटिक्स। लेकिन काइनेमैटिक्स भी आपको दो हिस्सों के लिए अलग लगानी पड़ेगी। ठीक है, यू विल हैव टू अप्लाई इट फॉर दोनों हिस्सों के लिए डिफरेंट डिफरेंट, क्योंकि इस हिस्से में एक्सेलरेशन कुछ और होगी और इस हिस्से में एक्सेलरेशन आपकी कुछ और होगी। यू कैन नॉट से दैट दिस एक्सेलरेशन इज गोइंग टू बी इक्वल टू दैट एक्सेलरेशन। तो उस बात का आपको ख्याल रखना पड़ेगा, वरना आप बी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as से कर लें। You can also do it using b square equals to u square plus 2as. This is one motion जिसमें आपकी एक्सेलरेशन कुछ थी कांस्टेंट, और ये दूसरा मोशन है जिसमें आपकी एक्सेलरेशन कुछ और है कांस्टेंट। ठीक है, तो s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर से भी कर सकते हैं, b स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as से भी कर सकते हैं, लेकिन दो सेपरेट मोशन सॉल्व हो। एक की एक्सेलरेशन कुछ और है, दूसरी की एक्सेलरेशन आपको निकाल के और फिर करनी पड़ेगी वो कहानी। राइट, यू विल हैव टू डू दैट। अच्छा, तो बेसिकली एक काम करते हैं, हम पेज नेक्स्ट कर लेते हैं, इधर कर लेते हैं कि इफ वी आर टू यूज v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2s, v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो आपका जो फर्स्ट मोशन है उसके अंदर हमने क्या किया, फर्स्ट मोशन में हमारी फाइनल वेलोसिटी हो गई थी 40। स्टार्ट हमने 0 से किया था और टाइम कितना लिया था हमने, 8 सेकेंड लिया था। ये सारी इंफॉर्मेशन आगे लिख लेता हूँ, फिर ऐसी कुछ यूटी और दोनों एक साथ ही लगा के दिखाऊंगा। सो द फाइनल वेलोसिटी वाज 40, द इनिशियल वेलोसिटी वाज 0, द टाइम टेकन टू रीच दिस वेलोसिटी वाज 8 सेकेंड्स, एंड और कुछ था, एक्सेलरेशन भी हमने इसकी निकाल ली थी। एक्सेलरेशन क्या निकाली थी हमने इस मोशन की, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर निकाली। राइट, सो आई नो दैट इज एक्सेलरेशन वाज 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, you can either work out the displacement using this formula or you can work it out using s equals to ut plus half a d square. You have abundant information, दोनों इक्वेशन से निकल आएगा, आपकी मर्जी, आप जो जौन सी भी लगाना चाहे। So 40 square will equals to 0 square plus 2 times 5 and then your displacement. So your displacement will be 40 square divided by 2 times 2 into 5. ठीक है, और हम जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहे हैं उसी डायरेक्शन वाली वेलोसिटी भी, उसी डायरेक्शन वाली एक्सेलरेशन भी है। ग्रेडियंट भी हमारा पॉजिटिव आया, हमारी वेलोसिटीज भी हमें नजर आ रही है, मोमेंटम्स पॉजिटिव है तो वेलोसिटीज भी पॉजिटिव होंगी, और डिस्प्लेसमेंट भी। ये सारा अगर एरियन ग्राफ वाली अप्रोच से भी देखते हो तो आपको नजर आ रहा है कि सारा अबव दी एक्सिस है, तो वो पॉजिटिव एरिया ही आएगा। सो आई डोंट नीड टू पुट इन एनीथिंग एज माइनस या प्लस। ठीक है,
आई डोंट नीड टू पुट एनीथिंग एज माइनस प्लस। सो मेरे पास मेरी पहली मोशन की डिस्प्लेसमेंट आ जाएगी 40 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 × 5। तो ये मेरे पास आ गया 160। इसको ऐसे भी कर सकते हैं, वरना इसको s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर से भी कर सकते हैं। u डाल दें 0 × 8 प्लस हाफ, एक्सेलरेशन क्या थी 5, और आपका टाइम जो था वो 8 का स्क्वायर था, तो आपके पास डिस्प्लेसमेंट आ जाएगी, वही डिस्प्लेसमेंट आ जाएगी 0.5 × 5 × 8 का स्क्वायर। तो आई एम गेटिंग द सेम डिस्प्लेसमेंट 160 मीटर्स। ये आ गई आपके पास पहले मोशन की डिस्प्लेसमेंट। अब आप सेकंड मोशन की डिस्प्लेसमेंट जो है वो निकाल लें अलग से। तो इसके लिए वंस अगेन आपको पहले एक्सेलरेशन निकालनी पड़ेगी, तो वो भी लिख लेते हैं। तो सेकंड मोशन, सेकंड मोशन में हमारे पास क्या था, अगर हम देखें हमारी स्टार्टिंग वेलोसिटी 40 थी और एंडिंग वेलोसिटी 0 थी। दैट वाज द थिंग। सो द starting velocity was 40, the ending velocity was 0, the time taken to complete this motion was 8 to 12 yani 4 seconds, and the acceleration you can work out 0 minus 40 divided by 4, it is working out to be a minus 10 meter per second square, twice that of the पुरानी वाली। ठीक है, मैंने फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइड बाय टाइम। वंस अगेन वही बात है, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ एडी स्क्वायर लगाएं या वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2s लगाएं, आपकी मर्जी है। सो वी स्क्वायर क्या है 0 स्क्वायर, यू स्क्वायर क्या है 40 स्क्वायर, प्लस 2 टाइम्स एक्सेलरेशन आपकी -10 है, डिस्प्लेसमेंट ये उधर जाएगा -40 स्क्वायर डिवाइड बाय 2 इंटू -10 इक्वल्स टू योर डिस्प्लेसमेंट। तो आपके पास वैल्यू क्या आ रही है 40 का स्क्वायर डिवाइड बाय 2 डिवाइड बाय 10। So you are getting your displacement as 80, and then similarly आप s equals to ut plus half at square से यहाँ पे भी कर सकते हैं। मर्जी आपकी जो भी क्वेश्चन करनी है, मैं आपको मैक्सिमम टेक्निक्स बता रहा हूँ कि आप फंसेंगे नहीं कहीं भी। अगर आप इसको लॉजिकली कर चलेंगे तो आपको आराम से हो जाना चाहिए सवाल। सो 40 × 4 प्लस हाफ इंटू -10, और टाइम क्या है आपका, टाइम आपका 4 था। ठीक है, ये भी कैलकुलेट करो, ये भी होपफुली 80 आ रहा होगा। लेट्स सी, 40 × 4 plus 0.5 into -10 into 4 plus 12, 80 R, right? And now you can see, चाहे आप ये वाली कर रहे थे तो 160 plus 80 कितना हो जाएगा 240 हो जाएगा, वही जो हमने आंसर निकाला था। और 160 plus 80 भी 240 हो जाएगा जो हमने आंसर निकाला। लेकिन बात ये ध्यान में रहे कि ये दोनों अलग मोशंस हैं, तो आप पूरी की एक एक्सेलरेशन लेके और वो नहीं कर सकते। तो आई होप यू गॉटन द पॉइंट। बाकी मेरे ख्याल से हाँ, यही सारी अप्रोचेस आपके पास। दीज आर ऑल ऑफ द अप्रोचेस दैट आर लिस्टेड एंड दैट यू कैन डू ओवर हियर। आइदर यू डू इट विद दिस, मेरे ख्याल से सबसे आसान वाली ये थी, बहुत आसानी से हमने कन्वर्ट कर लिया इसको वेलोसिटी टाइम में, और एरिया ग्राफ बहुत सिंपल था, हमने आराम से निकाल लिया उसमें। ठीक है, वरना ये थोड़ी सी लंबी आपको लेके चलनी पड़ेगी। लेकिन इस बात का ख्याल रखना कि दोनों अलग मोशन है, एक इक्वेशन से दोनों सॉल्व नहीं हो सकते, उन दोनों की अलग अलग बनेंगी। Sir, gradient of velocity time is acceleration, and gradient of momentum time is force. How is it going to be the same? Same नहीं होगा बेटा। Value कैसे same होगी? How can force and acceleration have the same value? Unless and until the mass is 1 kg, the force and acceleration cannot have the same value. सही है, क्लियर है सबको ये सवाल? और ईमान, आप जो बोल रही थी मेरे ख्याल से इसलिए आपका वो रॉन्ग है। मेरे ख्याल से तुमने एक ही मोशन को कंसिडर करके लगा लिया और वो समहाउ आंसर सही आ गया, या पता नहीं तुमने पूरा किया है। अच्छा, फिर हम आ जाते हैं, हमें ये बोल रहा है कि ऑन फिगर 2.2 sketch the variation with time t of the acceleration a of the car from t equals to 0 to t equals to 12 seconds। मैंने ऑलरेडी सारी चीजें करी हैं, मुझे पता है एक्सेलरेशन पहले वाले मोशन की 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है और दूसरे वाले की -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर थी 8 सेकेंड्स के लिए, और क्योंकि मेरा ग्रेडियंट कांस्टेंट है पॉजिटिव, जैसे अभी हमने ऊपर वाले ग्राफ भी किया, तो मेरी यहाँ पे एक्सेलरेशन भी 8 सेकेंड्स तक 5 पे कांस्टेंट पॉजिटिव रहेगी। सो आई विल गेट कांस्टेंट पॉजिटिव of 5 meter per second square till 8 seconds, and then after 8 till 12 seconds यानी 4 seconds के लिए मेरी acceleration -10 हो जाएगी। once again gradient is a constant negative,
So I need to draw a negative acceleration over here. तो ये जो है वो मेरा ग्राफ कुछ ऐसा हो जाएगा। विजिबल है ये सबको? थोड़ा सा मोटा कर रहा हूँ। एंड आई होप द ग्राफ इज ऑल्सो क्लियर। जो जो चीजें हमने सीखी है उसको मत कीजिएगा, भूलिएगा मत। ये सिंपल सिंपल सवाल होते हैं। दीज आर गोइंग टू बी इजी इफ यू आर गोइंग टू गो इन देम विद एन ओपन माइंड। अच्छा, ये कर लो, मुझे बता दो, फिर आगे चलते हैं हम। ओके नील, कल बायो है? बायो, व्हेन इज बायो? परसों है। ओके ठीक है। अच्छा जी, state what is meant by the work done of a force. So product of force and distance या displacement moved in line of action या direction of force। ठीक है, a block of mass m is raised vertically at constant speed। constant speed पे उसको vertically raise कर रहे हैं, यानी equilibrium में रहता हुआ इसको vertically raise किया जा रहा है। The vertical height gained by the block is delta H as shown in figure 3.1. Derive an expression in terms of M and delta H for the change in gravitational potential energy of the block. State the meaning of any other symbols you use. This is also pretty easy, not that hard. तो हमने पहले ऊपर वर्क डन की डेफिनेशन दे दी है कि वो फोर्स इनटू डिस्टेंस है, राइट? सो दिस इज, इसमें क्या है, इसमें हमारे पास ये है कि F इज द फोर्स एंड डिस्टेंस, ये क्या है, ये डिस्टेंस मूव्ड इन लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, मूव्ड इन लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। और हमें पता है कि जब हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी निकालने की कोशिश कर रहे होती हैं तो हमारी फोर्स क्या होती है, हमारी फोर्स हो जाती है वेट, और हमारा डिस्टेंस क्या हो जाएगा, जो भी हमने वर्टिकल डिस्टेंस कवर किया है तो वो हम ले लेंगे एज डेल्टा एच। ठीक है, और ये भी डिफाइन कर दें कि W जो है वो वेट है। एंड लास्टली अब हमें क्या करना होगा, वेट को ओपन अप करना होगा। That is going to be mg and then into delta H, where m is the mass of object, g is gravitational acceleration। और अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा हो कि इसको लिखते क्या है, तो यहाँ शुरू में जाएंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है कि इस वैल्यू को बोलते क्या है। ये लिखा हुआ है एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉल। तो ऐसा करते हैं, एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉल ही लिख लेते हैं, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन बजाय। लेट्स जस्ट राइट एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉल। So let's write this as acceleration of free fall. Acceleration of free fall। ठीक है, मैंने हर चीज क्यों डिफाइन करी कि उसने बोला जो भी अदर सिंबल इस्तेमाल करो तो उनको बताते जाना कि वो क्या है क्या नहीं। सो दैट इज व्हाट आई मीन। यस, तो डेफिनेटली ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। अच्छा हाँ बताओ, चलो आप लोगों को सवाल है, what kind of energy changes are taking place when I am raising the block vertically at constant speed। तो कौन कौन से एनर्जी चेंजेस जो है वो टेक प्लेस करते हैं? जीपीई है, काइनेटिक एनर्जी होगी। इज देयर गोइंग टू बी अ चेंज इन काइनेटिक एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं होगा। काइनेटिक एनर्जी होगी तो सही, लेकिन काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं होगा, बिकॉज आपकी जो स्पीड है वो कांस्टेंट है। अच्छा, एन इलेक्ट्रिक मोटर हैज एन इनपुट पावर। नीचे और डिफाइन हो गया कि कोई चीज है वो मोस्ट प्रॉब्ली इसको लिफ्ट कर रही है, और वो एक इलेक्ट्रिक मोटर है जिसकी पावर 900 वॉट्स। तो जाहिर बात है जब एंड में करेंगे कैलकुलेशन तो उसको भी अकाउंट फॉर करेंगे। एन इलेक्ट्रिक मोटर हैज एन इनपुट पावर ऑफ 900 वॉट्स। द मोटर टेक्स 1 minute टू लिफ्ट अ लोड ऑफ वेट 240 न्यूटन्स at constant speed through a vertical height of 150 meters।
रेजिस्टिव फोर्सेज आर नेग्लिजिबल, यानी हमने वर्क डन अगेंस्ट एयर रेजिस्टेंस या ड्रैग फोर्स या फ्रिक्शन वगैरह कुछ भी ऐसा नहीं लेना है। शो दैट द वर्क डन बाय द मोटर ऑन द लोड इन 1 minute इज 36 किलो जूल्स। तो हाउ डू आई शो दैट कि 1 minute में ये इतना काम कर रही है मोटर इसके ऊपर? पावर into change in time will equal to the work done by the motor, right? So the work done हमारे पास आ जाएगा, हमारी पावर जो है वो 900 वॉट्स की है, और टाइम कितना हमें लगा? हमें 1 मिनट लगा, और 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं। So is it working out to be 36 किलो जूल्स? 900 into 60. Oh no, it's not working out to be 36 किलो जूल्स, कुछ और आ रहा है ये तो इसका मतलब है इस तरीके से नहीं होगा। देयर माइट बी समथिंग एल्स, हो सकता है वो इधर अभी तक हमें क्लियर नहीं हुआ। चलो कोई और तरीके से प्रूव करने की कोशिश करो। फोर्स इंटू डिस्टेंस से कर सकते हैं, राइट? हमें पता है कि उसका वेट जो है वो 240 न्यूटन है, और वो वर्टिकल हाइट जो गेन कर रही है वो 150 मीटर है, राइट? नाउ बात अगर थोड़ा सा नोटिस करोगे, यहाँ पे डिस्क्रिपेंसी क्यों आ रही है? बिकॉज ये लिखी हुई इनपुट पावर मोटर की है, हो सकता है ये आउटपुट पावर नहीं हो मोटर की, बेस्ड ऑन एफिशिएंसी वाला रूल। तो इस वजह से हमारे पास यहाँ पे आंसर नहीं आ रहा है। सो दैट माइट बी द रीजन वाई वी आर नॉट गेटिंग द आंसर। वरना मेरे ख्याल से तो उसमें क्लियर है कि मोटर काम कर रही है और जीपी इंक्रीज हो रही है, क्योंकि बाकी कोई भी एनर्जी नहीं है, काइनेटिक एनर्जी तो है नहीं, और इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी भी मेरे ख्याल से नहीं होगी, क्योंकि कॉर्ड कोई स्ट्रेच व्रेच नहीं कर रही है और कुछ नहीं हो रहा, राइट? सो आई थिंक द कन्वर्जन इज प्रीटी सिंपल। The input is being done by the motor and the output is an increase in the GP। तो अब सिंस जो है वो मुझे आउटपुट पावर ऑफ दी मोटर नहीं पता, दिस इज नॉट वर्किंग, तो फिर मैं क्या करूंगा? मैं जो हूं वो जीपीई से निकाल दूंगा, क्योंकि मुझे पता है जो भी यूजफुल वर्क है वो जीपीई में ही कन्वर्ट हो रहा है, और कोई काइंड ऑफ यहाँ पे एनर्जी नहीं होगी, राइट? सो लेट्स वर्क आउट द डेल्टा जीपीई या डेल्टा ईपी। That will be equivalent to 240 into 150, and that is working out to be 36 kilojoules। अच्छा, अब ये आ गया हमारे पास। अब क्या है? डिटरमिन द यूजफुल आउटपुट आवर ऑफ द मोटर। तो बात सही हो गई, जो हमने स्पेक्युलेट किया था वही था, कुछ ना कुछ एफिशिएंसी का ही है डेफिनेटली। सो यूजफुल आउटपुट पावर ऑफ द मोटर भी हम निकाल लेते हैं कि वो क्या आ रही है क्या नहीं आ रही। तो पावर कैसे निकलती है? पावर निकलती है ऑब्वियसली, यूजफुल आउटपुट पावर निकालनी है तो यूजफुल वर्क लेना पड़ेगा और डिवाइड बाय टाइम करना पड़ेगा, है ना? फॉर यूजफुल पावर यू विल हैव टू डू द यूजफुल वर्क डिवाइड बाय टाइम। वी ऑल नो मोटर जो काम कर रही है उसका यूजफुल आउटकम क्या है? जीपीई को इंक्रीज करना। तो यूजफुल वर्क क्या है? यही है 36 किलो जूल्स। सो आई विल टेक दिस 36 इंटू 10 पावर 3, और टाइम क्या है मेरा? टाइम जो है वो मेरा 1 मिनट है। So let's say 1 into 60, that will give me the power. So power क्या आ रही है? 36 into 10 power 3 divided by 60, 600 watts. So we are getting a 600 watts. Exact आ रहा है ना, तो फिर हम इसको राउंड ऑफ भी नहीं करेंगे, यही लिख लेंगे। Use your answer in C2 to determine the efficiency of the motor. So efficiency क्या होती है? It is useful upon total, and useful output अपॉन टोटल इनपुट इनटू 100। तो यूजफुल आउटपुट क्या है? 600, टोटल इनपुट क्या था? 900, और मल्टीप्लाइड बाय 100 कर लेंगे हम इसको। 67% आ रहा है। सो वी आर गेटिंग 66.667%। वंस अगेन हम टू सिग्निफिकेंट लेके चल रहे हैं। ये जो 36 था ये टू सिग्निफिकेंट है, 1 मिनट भी टू सिग्निफिकेंट, ये भी टू सिग्निफिकेंट, ये भी टू सिग्निफिकेंट। वो 900 और 600 से हमने कंफ्यूज नहीं होना, वो तो ऑब्वियसली वो बिल्कुल ऐसे ही आंसर आ रहा था, तो हमने उसको कुछ भी नहीं कर सकता, हमें उसको ऐसे ही लिखना पड़ा। तो हम 1 सिग्निफिकेंट राउंड ऑफ नहीं करेंगे, हम इसको 2 सिग्निफिकेंट लिखेंगे, 67% ही लिखेंगे, ठीक है? एफिशिएंसी 67%, ठीक है? यहाँ पे साइन ही मिसिंग है तो जब परसेंटेज भी लगा रहा हूँ, वरना तो यूजुअली साइन दे देते हैं वो। Some of the power wasted in the motor is dissipated by the resistance of its coil. This dissipated power is 280 watts, ठीक है? तो 900 में से 600 जो है वो क्या हो रहा है? यूजफुल काम था, यानी 300 जाया हो रहा है।
उस 300 में से आपको बता दिया गया है कि 280 यानी 280 वॉट्स जो है वो रेजिस्टेंस ऑफ दी मोटर में जाया हो रही है, गर्माहट बन रही है वहां पे. The coil of the motor is made from a wire of total length this much. The wire has cross-section area this much and resistivity of this much. Calculate the current in the coil. So, how do I do this? Power equals to I square R. So, मैं पावर लगाऊंगा I square R के बराबर. पावर मुझे पता है, मुझे करंट निकालना है और मुझे रेजिस्टेंस भी आराम से मिल सकती है. मैं R इक्वल्स टू रो एल ओवर ए से निकाल लूंगा. राइट, सो लेट्स डू दैट. सो पावर इज 280 वॉट्स. ये काम करते हैं, पहले लिख लेते हैं. पावर इक्वल्स टू आई स्क्वायर इंटू रो एल ओवर ए. नाउ लेट्स जस्ट प्लग एंड प्ले. सो पावर क्या है? पावर थी 280. आई स्क्वायर क्या है? आई स्क्वायर हमको ढूंढना है. रो क्या है? 1.7 इंटू 10⁻⁻8. लेंथ क्या है? 23. और क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है वो ऑलरेडी कन्वर्टेड है 2.6 इंटू 10⁻⁻8. एंड नाउ आई विल वर्क आउट द करंट. करंट कैसे निकलेगा? 280 इंटू 2.6 इंटू 10⁻⁸ डिवाइडेड बाय 1.7 इंटू 10⁻⁸ देन 23. ये आई स्क्वायर था तो ऑब्वियसली मुझे दूसरी साइड में अंडर रूट भी करना पड़ेगा. So 4.3 amperes according to Iman. 4.3, yes. So 280 into 2.6 into 10⁻⁸, then divide by 1.7 into 10⁻⁸, divided by 23, square root answer 4.314. So 4.3 amperes. ठीक है. अच्छा, डिफाइन द यंग मॉड्यूलस ऑफ ए मटेरियल. डेफिनेशन क्या होती है यंग मॉड्यूलस की? रेशियो ऑफ स्ट्रेस टू स्ट्रेन. वेरी गुड. सो रेशियो ऑफ स्ट्रेस टू स्ट्रेन फॉर ए मटेरियल. फिर क्या बोला हुआ है आपको? A metal wire P that obeys Hooke's law is stretched within its limit of proportionality. On figure 4.1, sketch the variation of the tensile force F in the wire with its extension X. Easy peasy. You don't need to do anything. Just draw a straight line. Limit of proportionality तक, limit of proportionality तक straight line बनाऊंगा बस. एक मार्क आपको ये मिल गया. State the name of the quantity represented by the gradient of this line. So what is the name of the quantity that is the gradient of this line? It is the Springs constant. ठीक है. Springs constant. This looks like a very lame paper, honestly. Springs constant है. फिर क्या है? State the name of the quantity represented by the area under the line in figure 4.1. Elastic potential energy. So elastic potential energy. Another wire Q is made from a metal that has twice the Young modulus of the metal of wire P. Wire Q has the same volume as wire P but has double the cross-sectional area of wire P. The two wires are extended by equal tensile forces within their limits of proportionality. State and explain how the extension of wire Q compares with the extension of wire P. What is part 1? Part 1 is just the graph. That's it. ठीक है, तो यू गाइज आर गेटिंग अ लिटिल बिट ऑफ टाइम. इसको करो अटेम्प्ट और मुझे जो है वो बताओ कि आपके पास एक्सटेंशन क्या होगी. ए वाला ये है, रेशियो ऑफ स्ट्रेस टू स्ट्रेन फॉर अ मटेरियल. 3 मार्क्स के लिए पहला मुश्किल सवाल आया होगा शायद इस पेपर में पूरा. तो लेट्स ट्राई टू गेट दिस करेक्ट एंड नॉट मेक एनी मिस्टेक्स. सेम ही होगी माशाल्लाह.
गए बेटा, तीनों मार्क्स गए, 0 हो गए। और बाकी सब सॉल्व इट लाइक अ कंपैरिजन क्वेश्चन। तो कंपैरिजन क्वेश्चन की तरह सॉल्व करके भी कर सकते हैं। वेरी गुड मिनाइल। अब जरा आंसर लिख के दिखाओ 3 मार्क्स के लिए। तुम यहाँ लिखोगी यहाँ पे, व्हाट विल यू राइट फॉर 3 मार्क्स? ओके, क्या बोला हुआ है? वायर क्यू का यंग मॉड्यूलस ट्वाइस है। ठीक है जी, लेट्स राइट दिस डाउन ओवर हियर। लेट्स मेक अ पूल। पूल क्या है? वायर क्यू, वायर पी। वायर क्यू का यंग मॉड्यूलस 2e है, इसका यंग मॉड्यूलस ऑब्वियसली e हो जाएगा पे। वायर क्यू हैज द सेम वॉल्यूम एज वायर पी, यानी वॉल्यूम इसका भी वही है, वॉल्यूम इसका भी वही है, बट डबल द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ वायर क्यू। यानी इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो 2a है, और इसका क्रॉस सेक्शन एरिया सिर्फ और सिर्फ a है। अच्छा, द टू वायर्स आर extended by equal tensile forces. The two wires are extended by equal tensile forces within their limits of proportionality. यानी फोर्स भी हम दोनों के ऊपर इक्वल लगा रहे हैं। हमने ये निकालना है कि एक्सटेंशन क्या है, EQ EP, राइट? व्हाट इज EQ इन टर्म्स ऑफ EP? एंड ऑल्सो एक चीज मिसिंग है, विच इज द ओरिजिनल लेंथ। ओरिजिनल लेंथ निकालना कोई मुश्किल चीज नहीं है, वी कैन डू इट वेरी वेरी इजीली। द थिंग इज कि आपको पता है दोनों का वॉल्यूम सेम है, तो अगर इसका एरिया 2 टाइम्स है और वॉल्यूम सेम है, तो इसका मतलब है इसकी ओरिजिनल लेंथ हाफ होगी। तो अगर मैं इसकी ओरिजिनल लेंथ को एल नॉट बोलूं, तो इसकी ओरिजिनल लेंथ एल नॉट डिवाइड बाई 2 होगी, बिकॉज उसका वॉल्यूम जो है वो सेम होना है। सो v इंटू ए, सॉरी a इंटू एल नॉट इक्वल्स टू v। सो 2a मल्टीप्लाइड बाय एल नॉट ओवर 2, 2 कैंसिल हो जाएगा, तो एल नॉट इंटू ए वापस से v के बराबर ही हो जाएगा। सो दिस इज द होल पूल, एंड नाउ आई कैन सॉल्व इट एंड वर्क आउट what is the extension EP going to be in that. So हम ये लिख लेते हैं कि EQ जो है वो 2 टाइम्स EP है। सो देयरफॉर मुझे ये पता है, नहीं एक सेकेंड, बल्कि नहीं, हम एक काम करते हैं, हम जो है ना किसी ऐसी चीज से इक्वेट करने की कोशिश करते हैं जो सेम है, वरना फिर मसला बनेगा। ठीक है, सो एक काम करते हैं, पहले तो यंग मॉड्यूलस का फॉर्मूला लिखते हैं। यंग मॉड्यूलस का फॉर्मूला होता है E इक्वल्स टू F इंटू एल नॉट डिवाइड बाय एरिया इंटू E, राइट? अच्छा, और इसमें से मैं फोर्स को सब्जेक्ट बना रहा हूँ, बिकॉज फोर्स दोनों जगह सेम है, तो आराम से मेरी कैलकुलेशन हो जाएगी कंपैरिजन वाले क्वेश्चन। तो E इंटू A इंटू E डिवाइडेड बाय एल नॉट, and I know that the force subjected on Q is equivalent to the force subjected on P. तो force on Q कैसे दूंगा? Young modulus of Q 2E, area of Q that is 2A, extension of Q वो मुझे निकालनी है, EQ क्या है, ठीक है? और L नॉट क्या है? L नॉट इसका L नॉट डिवाइड बाय 2 हो गया। और ये किसके बराबर है? फोर्स ऑन P। फोर्स ऑन P कैन बी गिवन बाय E, इसका E है, इसका एरिया A है, इसकी एक्सटेंशन वी आर सेइंग इट इज EP, एंड इसका ओरिजिनल लेंथ L नॉट ही है। सो व्हाट कैन वी सी? वी कैन सी E कैंसिल, एरिया कैंसिल, L नॉट कैंसिल। और एक और काम, बल्कि और कुछ नहीं हो सकता, ये 2 ऊपर जाएगा, सो 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8 हो जाएगा। सो 8 टाइम्स EQ will equals to EP, and so therefore EQ will equals to EP divided by 8। तो ये हो जाएगी मेरी पूरी की पूरी कैलकुलेशन। यानी सबसे पहले तो मैं ये लिखूंगा कि मेरा जो EQ है, द एक्सटेंशन ऑफ Q is 1/8 of the extension of P, and then I need to justify my answer, I need to give the answer। अच्छा, आंसर देने की टेक्निक्स बहुत सारी हैं। पर्सनली अगर मैं होता एग्जाम सिचुएशन में, तो मैं यही वर्किंग वहां पे लिख के आता था। मैं ये पहले रफ में करता वर्किंग, और जो मैंने करा है ना फिर काम, मैं उसके हिसाब से जो है वो यही वर्किंग वहां पे स्पेस में करके और काटम पुटी करके वहां पे कर लेता। एक अप्रोच तो आपके पास ये है। अगर मैं होता, मैं मोस्ट प्रॉब्ली वही वर्किंग डाल के आता। दूसरा आपके पास क्या है कि आप ये भी कर सकते थे कि आप एक्सटेंशन का निकालने के वो प्रोपोर्शनल किस किस चीज के साथ, what is extension proportional with? So what you could have also done is आप यहाँ पे एक्सटेंशन को सब्जेक्ट बनाते और आप कहते कि F इंटू एल नॉट
डिवाइडेड बाय एरिया इनटू ई। एंड हुआ क्या है आपके पास, बेसिकली आपकी एफ कांस्टेंट है, बाकी सब चीजें चेंज हुई हैं, एवरीथिंग एल्स हैज चेंज्ड बेसिकली, राइट? सो वी कुड हैव सेड कि एक्सटेंशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल नॉट बट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया एंड दी यंग मॉड्यूलस। और फिर मैं एल नॉट में देखता कि एल नॉट मेरा हाफ हुआ है, एरिया मेरा 2 टाइम्स हुआ है, और यंग मॉड्यूलस भी मेरा 2 टाइम्स हुआ है। तो बेसिकली क्या बन गया, वही फैक्टर बन जाएगा, 2 into 2 into 2 8, यानी डिवाइड बाय 8 हो रहा होगा मेरी जो ओरिजिनल चीज हो। ठीक है, वरना मैं इस प्रोपोर्शन को भी सेटअप करके वहां पे कैलकुलेशन करके दिखा सकता हूँ। वट एवर टेक्निक यू फील फीजिबल, या आपको जो बेटर लग रही है एक्सप्लेन करने में, आप उसको वैसे एक्सप्लेन करें। ठीक है, सो आई एम गोइंग टू राइट द आंसर इन माई टर्म्स। आप अपने आंसर अपनी टर्म्स में लिखिएगा आंसर, लेकिन आपकी बात बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, कोई चीज गलत नहीं होनी चाहिए। सो आई एम गोइंग टू से द एक्सटेंशन ऑफ वायर क्यू will be 1/8 into extension of wire T। ठीक है जी, और फिर मैं ये लिख दूंगा कि बल्कि हम कैलकुलेशन दिखा दें यहाँ पे। तो आई एम गोइंग टू से फोर्स Q will equals to force P and that will be equivalent to, क्या करा हमने, हमने कहा 2E to A EQ divided by L naught over 2। So 2 times young modulus, 2 times your area, then एक तो मैं आगे चला जा रहा हूँ, EQ your extension of Q। या एक काम कर लेते हैं, पहले हम यहाँ पे सब कुछ सिंबल्स में लिख लेते हैं और फिर नीचे हम डिफाइन कर देंगे जो भी हमने सिंबल इस्तेमाल किया। ठीक है, और ये क्या आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा L नॉट डिवाइड बाई 2, और ये आ जाएगा E इंटू एरिया इंटू EP डिवाइडेड बाय L नॉट। एंड नाउ यू कैन कैंसिल आउट एवरीथिंग एंड शो टू देम कि सब कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, एंड योर EQ is working out to be 1/8 times EP। एंड फाइनली आई विल जस्ट डिफाइन एवरीथिंग, क्योंकि एग्जामिनर को नहीं पता मैंने क्या सिंबल इस्तेमाल करें, तो मैं लिख दूंगा E इक्वल्स टू यंग मॉड्यूलस ऑफ P, एरिया इक्वल्स टू एरिया ऑफ P, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ P, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ P, एंड देन जो है वो L नॉट क्या है, इट इज द ओरिजिनल लेंथ ऑफ P। दैट इज हाउ आई वुड हैव रिटन द आंसर। ऐसे लिख सकते हो, अगर कोई ऐसा हो जिसमें बहुत ज्यादा कैलकुलेशन बेस्ड हो तो ऐसे लिख सकते हो। हाँ, बस ये है कि सिंबल्स अलाउ नहीं करता यहाँ पे वर्ड्स में, यहाँ पे वाला आंसर लिखने का। तो मैंने इसीलिए क्या करा, मैंने जो भी मेरे पास सिंबल्स थे वो मैंने एक्सप्लेन कर दी कि ये है, ये है, ये। अगर जगह नहीं होती तो फिर मैं सिंबल्स भी एक्सप्लेन नहीं करता, बस मैं इस तरह से कैलकुलेशन करके आ जाता, क्योंकि लाइक ओपन एंडेड है ना, आप जिस तरह से भी प्रूव करना चाहें। अगर कोई किसी और तरीके कोई और कैलकुलेशन करके करना प्रूव करना चाह रहा है तो वो ओके है, एंड जरूरी नहीं है आप जो है वो प्रोपोर्शन वाली चीज रियलाइज करें जो मार्क्स की में लिखी हुई है। सो आई वुड हैव डन इट लाइक दैट। इसमें कोई कंफ्यूजन? अच्छा जी, आगे चलते हैं। पोटेशियम अंडरगोज बीटा माइनस डिके टू फॉर्म अ न्यूक्लियाइड ऑफ एलिमेंट एक्स, पार्टिकल Z is emitted during the decay, the equation for the decay is shown। स्टेट द वैल्यूज ऑफ P Q R एंड S। तो P Q R S की वैल्यूज बताएं, लाइन से बताइएगा P Q R S। ठीक है, Q18 नहीं है तो आहा, सिली मिस्टेक्स क्यों कर रहे हो? सो 40-40 रहता है। Q बीटा माइनस डिके में न्यूट्रॉन प्रोटॉन बनता है, तो आपका 19 + 1 हो जाएगा, तो ये 20 हो जाएगा। वही तो, हाँ, फिर दोबारा से बोला भी सिली मिस्टेक नहीं करो, फिर भी सिली मिस्टेक करे जा रहे हो, करे जा रहे हो। बीटा माइनस डिके, सही तरह से क्वेश्चन को पढ़ो भाई। R जो है वो 0 हो जाएगा और S क्या है वो माइनस में। स्टेट द नेम ऑफ पार्टिकल Z। व्हाट इज द नेम? एंटी न्यूट्रिनो, सो इट इज इलेक्ट्रॉन एंटी न्यूट्रिनो। State the name of the class of fundamental particle to which both beta minus particle and Z belong।
दे बिलोंग टू द क्लास नोन एज लेप्टॉन्स। और फाइनली क्या बोला हुआ है, डिटरमिन द क्वार्क कॉम्पोजिशन ऑफ एन अल्फा पार्टिकल, और 3 मार्क्स दिए हुए। तो जाहिर बात है इसके आपको प्रॉपर कैलकुलेशन करके और प्रॉपर चीज करनी पड़ेगी, 3 मार्क्स इसी फ्री के नहीं मिलेंगे आपको। सो अल्फा पार्टिकल, पहले तो हमें ये निकालना पड़ेगा कि अल्फा पार्टिकल में कितने प्रोटॉन्स कितने न्यूट्रॉन्स होते हैं। सो हाउ मेनी प्रोटॉन्स, हाउ मेनी न्यूट्रॉन्स इन एन अल्फा पार्टिकल? 2 protons, 2 neutrons. So it has got 2 protons and 2 neutrons. अच्छा, फिर हमारे पास क्या होता है, प्रोटॉन जो है वो अप अप डाउन होता है और न्यूट्रॉन जो है वो अप डाउन डाउन होता है। सो 2 हमारे पास अप अप डाउन है और 2 हमारे पास अप डाउन डाउन है। सो व्हाट डू वी हैव 2 up प्लस 2 up प्लस 2 down प्लस 2 up प्लस 2 down प्लस 2 down। So how many 2 plus 2 plus 2 यानी 6 ups and 2 plus 2 plus 2 यानी 6 downs. So we've got 6 up quarks and 6 down quarks. जाहिर बात है क्वार्क कॉम्पोजिशन देनी है तो बस मैं इसको ऐसे लिख दूंगा, 6u 6d भी लिख सकते हैं, वो भी सही है, 6 up 6 down भी लिख सकते हैं, दैट वाज आल्सो ओके। 6u 6d भी लिख सकते हो, ठीक है, यू कैन राइट एज वेल। So that is the core composition of your alpha particle. ये भी हो गया है। Two coherent sources X and Y of microwaves of frequency this much are a distance of 0.18 meters apart in a vacuum as shown in figure 6.1. वालेकुम अस्सलाम। तो 0.18 meters apart है, 2 coherent sources हैं, एक X है एक Y है, ठीक है, और यहाँ पे कुछ आपके पास सेटअप हुआ हुआ है। There is a phase difference of 90 degree between the waves emitted at the sources. अब सवाल थोड़ा सा डिफरेंट हो गया है। मैंने आपको क्या पढ़ाया है, मैंने आपको ये पढ़ाया है कि या तो 0 डिग्री आउट ऑफ फेज देते हैं या तो 180 डिग्री आउट ऑफ फेज देते हैं, लेकिन यहाँ पे इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने 90 डिग्री आउट ऑफ फेज कर दिया, राइट। सो वी नीड टू बी लिटिल बिट क्लेवर कि हमसे ये सॉल्व क्या करवाना चाहता है, क्या करना चाहेगा। वैसे देखने से क्या लग रहा है, ये किस चीज, ये किस एक्सपेरिमेंट की तरह है? दिस इज द डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, ठीक है जी। तो ये आपके पास आपकी डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है, और ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पहली दफा होगा ऐसा कि आपको 90 डिग्री का फेज डिफरेंस दे दिया इन डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। A microwave director moves along the line PQ, which is parallel to the line joining the two sources and 2.3 meter away from it. ये PQ के along ये आपका microwave detector चल रहा है। Point O is on the line PQ at a position that is equidistant from the two sources. Point A is the position on the line PQ where the intensity of the microwaves is the greatest. यानी A जो है वो आपके पास ब्राइट स्पॉट समझ लो, और O जो है वो कह रहे हैं दोनों सोर्सेज से इक्विडिस्टेंट वाला पॉइंट है, ठीक है। जब 0 डिग्री फेज आउट ऑफ फेज होता है तो ये O जो है वो हमारा कंस्ट्रक्टिव होता है, लेकिन यहाँ पे क्योंकि 90 डिग्री है तो ये कंस्ट्रक्टिव नहीं आ रहा, ये कुछ और आ रहा है। और A जो है वो क्या कहते हैं, वो बोला हुआ है कि वहां पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही। Explain why the position of greatest intensity is not at point O. So why is the position of greatest intensity not at point O? Have a 90 degree out of phase difference. वैसे क्या होता था, जब 0 डिग्री आउट ऑफ फेज होते थे तो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे आपको 0 डिग्री आउट ऑफ फेज मिलता था ना। लेकिन अब क्योंकि 90 डिग्री आउट ऑफ फेज है तो यहाँ पे जो वेव्स मीट करेंगी वो 90 डिग्री आउट ऑफ फेज ही मीट कर रही होंगी, दे विल मीट 90 डिग्री आउट ऑफ फेज। सो देयरफॉर आपके पास कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस नहीं होगी, एंड सो दिस विल नॉट बी अ ब्राइट स्पॉट, ठीक है। ये लिख लेते हैं हम यहाँ पे कि द waves meet at point O। अच्छा, और अगर आप ये आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं कि एग्जैक्टली 90 डिग्री आउट ऑफ फेज है या फिर नहीं, सो यू जस्ट राइट दे आर आउट ऑफ फेज, दे आर नॉट इन फेज। अगर आप ये आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं तो आप सिर्फ ये भी लिख देना कि वेव्स मीट एट पॉइंट O आउट ऑफ फेज, इवन इफ यू आर नॉट एबल टू गिव द एग्जैक्ट वन। लेकिन एग्जैक्ट क्या हो जाएगा, आपको ये पता है कि जब हम 0 डिग्री आउट ऑफ फेज होते हैं तो इस वाले पॉइंट पे हम 0 डिग्री आउट ऑफ फेज ही मीट करते हैं। जब यहाँ पे हमारा फेज डिफरेंस 0 डिग्री होता है तो ये वाला कंस्ट्रक्टिव होता है 0 डिग्री होता है। लेकिन अगर इन दोनों के बीच में तुम 90 डिग्री कर दोगे तो फिर यही वाला पॉइंट 90 डिग्री आउट ऑफ फेज बन जाएगा। बिकॉज यहां तक अगर फॉर एग्जाम्पल जो है वो लेट से इतनी वेव्स बन जाती हैं तो दूसरी वाली की 90 डिग्री मजीद यानी एक क्वार्टर ट्रांजिशन एक और होके बन रही होगी, यहाँ पे ये फर्क होगा इन दोनों के अंदर।
so even if 180 degree out of phase they will be constructive at O. No, then it's destructive ना. 180 डिग्री के लिए तो उल्टा हो जाता है ना सब कुछ. 180 डिग्री अगर होता है तो फिर बीच वाला जो कंस्ट्रक्टिव हुआ करता था वो डिस्ट्रक्टिव हो जाएगा और सब कुछ फ्लिप हो जाता है. कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव हो जाता है, डिस्ट्रक्टिव कंस्ट्रक्टिव बन जाता है. सो लेट्स जो है वो राइट दिस. द वेव्स मीट एट पॉइंट ओ 90 डिग्री आउट ऑफ फेज and so they do not constructively interfere and produce a point of maximum intensity. अच्छा एक सेकेंड दो, मैं इसकी मार्क स्कीम भी खोल लूं. अच्छा नीचे वाला क्वेश्चन पढ़ो, अटेम्प्ट करना शुरू करो. On 6.1, draw a cross to show the position of point on line PQ where the intensity minimum that is closest to point O occurs. Label this point B. तो अब जो हमारे पास मिनिमम आएगा हमने वो लेबल करना है कि वो कहां पे होगा. तो पाथ डिफरेंस तो 0 लैम्डा है डियर, लेकिन पाथ डिफरेंस 0 लैम्डा जो है वो यहाँ पे यही पॉइंट आउट कर रहे हैं ना कि वो 90 डिग्री आउट ऑफ फेज मिलेंगी. The path difference that is a 0 lambda that is pointing out to you that they are meeting 90 degree out of phase. क्योंकि पहले जब 0 डिग्री होता है तो path difference 0 पे तुम्हारी कंस्ट्रक्टिव होती है, लेकिन यहाँ पे अभी क्योंकि दोनों सोर्सेज 90 डिग्री आउट ऑफ फेज हैं तो क्योंकि path difference 0 आ रहा है so therefore they will meet 90 degree out of phase. तुमने ये लिखना है they are meeting out of phase. Even if you don't identify exactly 90 degree, you need to write they are not meeting in phase. तो क्योंकि वो इन फेज मीट नहीं कर रही है तो इसलिए कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस नहीं होगी. पाथ डिफरेंस तो यहाँ पे है 0 लैम्डा है, दैट इज करेक्ट, बट 0 लैम्डा का पाथ डिफरेंस से फेज डिफरेंस का पता चलता है हमको, राइट. सो बेटर यही कि तुम यहाँ पे फेज डिफरेंस का लिखो, क्योंकि पाथ डिफरेंस अब थोड़ा सा वो हो गया ना. पाथ डिफरेंसेस अब 0 डिग्री में पाथ डिफरेंस का मतलब कुछ और हो जाएगा, 180 डिग्री में पाथ डिफरेंस का कुछ और मतलब हो जाएगा, 90 डिग्री में पाथ डिफरेंस का मतलब कुछ और हो जाएगा. समझ रहे हो बात को. अच्छा अब जो है इसका आंसर बताएं. आप इंटेंसिटी मिनिमम जो है वो कहां पे लेबल करेंगे. वालेकुम अस्सलाम. ओ से नीचे, ओ से नीचे करेंगे आप. ओके जी, ये 90 डिग्री आउट ऑफ फेज है, ठीक है जी. ये बोल रहे हैं कि ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला, यार इसकी वजह हम लोगों को सही एक्सप्लेनेशन देनी पड़ेगी. नीड टू गेट अ प्रॉपर रोबस्ट एक्सप्लेनेशन. तो -90 और वो 180 हो जाएगा. हाँ ठीक है. अच्छा इसको ऐसे एक्सप्लेन कर लेते हैं, समझ में आ जाएगा इस तरह से इसको सबको. लेट्स से दिस इज बी, ठीक है. इट विल बी बिलो ओ और इसका सेम डिस्टेंस होगा फ्रॉम ए. अच्छा अब ऐसा क्यों होगा ये हम समझ लेते हैं कि ये हमारे पास ऐसा क्यों होगा. ठीक है, नॉर्मली जो आपका इंटरफेरेंस पैटर्न बनता है ना वो ऐसा बनता है. ये होती है आपकी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ठीक है जी. ये आपका ब्राइट स्पॉट आ गया. फिर आपका इसके बीच में जो है वो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती है जो बिल्कुल आपका सबसे डार्केस्ट स्पॉट होता है. और फिर बिल्कुल वैसी की वैसी आपके पास क्या होती है, वैसी की वैसी आपके पास कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की और आ रही है. एंड दिस पैटर्न इज गोइंग टू रिपीट लाइक दिस ओवर एंड ओवर अगेन. सो ये पैटर्न आपका ओवर एंड ओवर अगेन रिपीट करता जाएगा. ओके, नाउ व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड इज कि यार अगर देखो ये 0 डिग्री है, ठीक है जी, और ये भी 0 डिग्री है, और ये भी 0 डिग्री है, और ये भी 0 डिग्री है, और ये वाला हमारा 180 डिग्री होता है. जब मैं कभी किसकी बात कर रहा हूँ, ऑब्वियसली इंटरफेरेंस की बात कर रहा हूँ. 0 डिग्री आउट ऑफ फेज मिलेंगी तो कंस्ट्रक्टिव होंगी, 180 डिग्री आउट ऑफ फेज मिलेंगी तो डिस्ट्रक्टिव मिलेंगी. तो मुझे पता है कि ये ब्लैक वाले स्पॉट्स जो होते हैं वो 180 डिग्री होते हैं और जो ब्राइट वाले स्पॉट्स होते हैं वो 0 डिग्री होते हैं. अब बाकी जो है वो आपके पास कहाँ होंगे, बाकी आपके पास इनके बीच में होंगे. 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, 6 डिग्री, 7 डिग्री अप टिल 90 डिग्री, एंड 90 डिग्री से बढ़ के टिल 180 डिग्री. एंड देन सिमिलरली 180 डिग्री से कम होते 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 90, फिर 90 से कम होते होते 0, एंड सो ऑन एंड सो फॉर्थ. सो बेसिकली all of the degrees from 0 degree to 180 degree must exist between this space. यहाँ पे होने चाहिए.
in this place over here. Similarly सारे के सारे बाकी सारे डिग्रीज यहाँ पे होंगे, सारे के सारे बाकी सारे डिग्रीज कहाँ होंगे, यहाँ पे होंगे, एंड सो ऑन एंड सो फॉर्थ, राइट। अच्छा, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे कुछ ऐसा ही है। आपको ये पता है कि ए वाला जो है वो क्या है, वो 0 डिग्री है, और आपको ये पता है कि ये 90 डिग्री है। तो इसका मतलब है, अब देखो 90 डिग्री इन दोनों के बीच में आता है ना, इट शुड बी समवेयर इन द मिडल ऑफ बोथ। सो अगर ये 0 डिग्री है तो इसी से इक्वी डिस्टेंट आगे आपको क्या मिल रहा होगा, आपका आपका 180 डिग्री वाला पॉइंट मिल रहा होगा, क्योंकि बाकी तमाम डिग्रीज इन दोनों के बीच में आएंगे, कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव के बीच में होंगे आपके सारे के सारे डिग्रीज। सो देयरफॉर आपका 90 डिग्री जो होना चाहिए, जो उन्होंने ओ हमें बताया हुआ है कि वो 90 डिग्री है, वो हमारा मिडिल में होगा, इन बिटवीन द 0 डिग्री एंड द 180 डिग्री। तो ये इस तरीके से किया है हमने। सही है, क्लियर हुआ, ये कुछ समझ में आया इसमें? 90 डिग्री मस्ट बी बिटवीन द 0 एंड द 180। सो 0 और 90 आपको पता है, तो इसका मतलब 90 से आगे, उतना ही आगे जाऊंगा, 180 डिग्री लगा दूंगा, ताकि जो है वो 0 और 180 के बीच में आ जाए मेरा 90 डिग्री। फिगर ड्रॉ अ क्रॉस टू शो द लाइन एंड ब्ला ब्ला ब्ला। क्रॉस लगाने को बोला था, क्रॉस लगा लेते हैं। सो लेट्स जो है वो मेक अ क्रॉस, एंड दैट्स प्रीटी मच इट। फिर क्या है, शो दैट द वेवलेंथ ऑफ द माइक्रोवेव्स is 0.012 meters। ठीक है, नाउ वी नीड टू शो, मेरा बेटा 5:15 पे शुरू हुई। सो सर विच एवर फेज डिफरेंस वी स्टार्ट फ्रॉम, यू विल गेट द फेज डिफरेंस व्हेन इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम सोर्सेस। यस, एग्जैक्टली आ गया। तो हमने 90 डिग्री शुरू किया तो मैं यहाँ पे 90 डिग्री मिल जाएगा, 180 से शुरू करोगी तो मैं 180 मिल जाएगा, एंड सो ऑन एंड सो फॉर्थ। इस तरीके से तुम्हारे पास चीजें आगे चल रही है। v इक्वल्स टू एफ लैम्डा सेज रोजेन। तो आपके पास फ्रीक्वेंसी है और आपके पास v आपको पता होता है ऑलरेडी, तो हम आराम से क्या कर सकते हैं, वी कैन वर्क आउट दिस थिंग इजीली। v इक्वल्स टू एफ लैम्डा निकाल लेते हैं। सो v इक्वल्स टू एफ लैम्डा। ऑलवेज फर्स्ट ऑफ ऑल वो तरीका चूज किया करें जो सबसे सिंपलेस्ट तरीका होगा आपके पास, ठीक है। x इक्वल्स टू लैम्डा डी अपॉन ए भी लग सकता है, लेकिन हाँ थोड़ा सा डिफरेंट है, वियर्ड है क्वेश्चन, तो पहले वो देख लेगा। किसी और सिंपल तरीके से निकालते हैं तो सिंपल तरीके से निकाल लें। वेलोसिटी आपको दी हुई है 3 × 10⁸। फ्रीक्वेंसी मुझे दी हुई है 2.5 × 10⁻10, एंड आई नीड टू शो दैट द वेवलेंथ इज दिस मच। तो ये होपफुली 0.012 मीटर्स आ रही हो। नाउ दे आर सेइंग अस कि भाई फॉर पॉइंट ए ऑन लाइन PQ, determine the difference in distances delta x traveled by the microwaves from x and the microwaves from y। लिखा हुआ है ए के लिए जो PQ वाली लाइन पे है, आपने क्या निकालना है, आपने डिफरेंसेस इन डिस्टेंसेस निकालना है, यानी आपने क्या निकालना है, पाथ डिफरेंस निकालना है, traveled by the microwaves from x and the microwaves from y। so we need to work out the path difference। कौन से पॉइंट के लिए, ए के लिए। तो ए आपका ये रहा, दिस इज योर ए, ठीक है। अच्छा, नाउ हाउ डू वी डू दिस क्वेश्चन, हमारे पास हमारा पाथ डिफरेंस कैसे आ जाएगा कि वो क्या होगा क्या नहीं होगा। अच्छा, पहली बात तो मुझे ये पता है, आई नो दैट के जो है मेरा जो ये होता है ना, ये दोनों तो इक्वी डिस्टेंट है। सो आई नो इस पे जो मेरा पाथ डिफरेंस होता है वो क्या होगा, वो तो 0 लैम्डा ही होगा, है ना। दिस शैल बी अ 0 लैम्डा, ठीक है। अच्छा, अब मुझे ये देखना है ये ए वाले पॉइंट का मेरे पास क्या पाथ, मेरा जो है वो बेसिकली पाथ डिफरेंस क्या आ रहा होगा। इसको कैसे करेंगे, एनी आइडिया दैट यू हैव, हाउ विल यू डू दैट? नॉट 1 लैम्डा, lambda by 4, yes, so it will be lambda by 4, because one of the ways to look at it is कि ये आपके पास एक ट्रांजिशन अपार्ट है, दिस इज अपार्ट बाय 1 ट्रांजिशन, है ना। एक ट्रांजिशन है और एक ट्रांजिशन करस्पॉन्ड कितनी करती है, वो लैम्डा बाई 4 को करस्पॉन्ड करती है, इट करस्पॉन्ड्स टू अ लैम्डा बाई 4। अच्छा, दूसरा जो आप देख सकते हैं, ठीक है जी, the thing that you can see apart from this, इसके देखो ये वाला 90 डिग्री है, हाँ। if I do it like this, I say this is 90 degree and I say this is 180 degree, so I know from here to here to here it's going to be a 1 lambda,
सो दिस शुड बी ए, नहीं ठीक है, इसी तरह थिंकिंग कि अगर मैं इसको यहाँ से यहाँ देखूं, चलो हम इस तरह देख लेते हैं। नहीं सॉरी, माय बैड। ठीक है, हाँ ठीक है, इस तरह से देख लेते हैं। सही है, सही सही करो। अच्छा देखो, एक तरीका तो क्या है, एक तरीका ये देखो, ये 90 डिग्री है, ठीक है जी। तो 90 डिग्री से आज जब हम 0 डिग्री पे जा रहे हैं तो ऑब्वियसली कितनी ट्रांजिशन का फर्क आया होगा, λ/4 का फर्क आएगा, बिकॉज एक ट्रांजिशन 90 डिग्री होती है, t/4 होती है, λ/4 होती है। वन ऑफ द वेज इज दिस। द अदर वे व्हाट आई एम डूइंग, इसके मुझे पता है कि इस 0 डिग्री के बाद क्या आएगा, इस 0 डिग्री के बाद दोबारा से 90 डिग्री आएगा और फिर दोबारा से 180 डिग्री आएगा। कैसे पता है, क्योंकि मैंने अभी लॉजिक क्लियर करी थी कि 0 और 180 के बीच में होंगे तमाम फेज डिफरेंसेस। सो 0 और 180 के बीच में आपका 90 डिग्री आ रहा है, ठीक है। अच्छा, अब हमने ये देखना है कि मुझे ये तो पता है कि 0 और 180 के बीच में हमेशा कितना होता है। आई नो 0 एंड 180 आर ऑलवेज सेपरेटेड बाय 0.5 लैम्डा, मुझे ये पता है, ये हमेशा 0.5 लैम्डा से सेपरेट होते हैं। तो इसका मतलब है अगर मुझे सिर्फ 0 से 90 जाना हो तो वो कितना होगा, वो 0.25 लैम्डा होगा। दैट शैल बी अ 0.25 लैम्डा। सो मुझे ये नजर आ गया कि ठीक है, एक छोटी वाली जो है वो मेरी, यानी 0 से अगर मैं सिर्फ 90 जा रहा हूं तो वो कितनी होगी, वो मेरी 0.25 लैम्डा के डिस्टेंस को करिस्पॉन्ड कर रही है, राइट। सो कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव के बीच में हमेशा 0.5 लैम्डा ही आएगा, हाफ अ लैम्डा का ही फर्क आएगा। तो आप उस तरीके से कर सकते हैं कि ठीक है, अभी वो मुझसे क्वार्टर क्वार्टर के उसमें पूछ रहे हैं, 90 डिग्री का पूछ रहे हैं, तो क्वार्टर विल करिस्पॉन्ड टू एट क्वार्टर ऑफ द लैम्डा। ऐसी भी देख सकते हो, वरना सिंपल ट्रांजिशन के एतबार से देख लो कि 90 डिग्री से जब मैं 0 डिग्री जा रहा हूं तो मेरा λ/4 का चेंज आया हो, ठीक है। इफ दिस इज λ इक्वल्स टू 0 देन दैट हैज टू बी λ/4, ठीक है जी। ये आपका जो है वो क्या कहते हैं, एंड देन सो एंड सो फोर्थ, ये λ/2 हो जाएगा और फिर वो 3 λ/4 एंड सो एंड सो फोर्थ कर करके आपके λ/4 से आगे जा रहे हैं, ठीक है। यानी कुछ ऐसा होगा आपके पास कि नीचे जाते हुए 0.25 लैम्डा, फिर मजीद 0.25 लैम्डा आगे जाओगे, फिर मजीद आगे जाओगे एंड सोच, बिकॉज अभी वो हमें किस तरह लेके चल रहे हैं, वो हमें 90 डिग्री गैप से लेके चल रहे हैं। हम वैसे वरना कैसे करते हैं, हम 0 डिग्री और 180 डिग्री की गैप से चलते हैं, हम कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव देखते हैं। वो अभी हमें कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव के अलावा भी पॉइंट्स दिखा रहे हैं, 90 डिग्री वाले पॉइंट्स भी दिखा रहे हैं। सो 90 डिग्री एतबार से क्या हो जाएगा, 0.25 लैम्डा, 0.25 लैम्डा से हमारे सारे पॉइंट सेपरेट होंगे, 0 डिग्री और 180 डिग्री और सारे। ठीक है, ये समझ में आ रहा है। यस, कंस्ट्रक्टिव टू डिस्ट्रक्टिव इज 180 का डिफरेंस। सो उसके बीच में अगर देख रहे हो, अगर सिर्फ 90 टू 0 जा रहे हो तो फिर वो 90 का डिफरेंस हो जाएगा या λ/4 का डिफरेंस हो जाएगा। मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। जब चीज समझ में नहीं आ रही होती उसी वक्त रुक के पूछा करो। अभी तुम लोग पता नहीं चुप चुप के बैठे हुए हो। लेट मी नो इफ यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग। ओ पे कंस्ट्रक्टिव भी नहीं है, ओ पे डिस्ट्रक्टिव भी नहीं है खदीजा। O is neither a point of constructive or neither a point of destructive. Why is that? Because उन्होंने शुरू में उसको 90 डिग्री आउट ऑफ फेज कर दिया, वो यहां से दोनों वेव्स को 90 डिग्री आउट ऑफ फेज भेज रहे हैं। तो क्योंकि वो शुरू में दोनों वेव्स को 90 डिग्री आउट ऑफ फेज भेज रहे हैं, तो यहां पे जो आपका फेज डिफरेंस आ रहा है ये क्योंकि इक्वी डिस्टेंट है, दिस पॉइंट इज द इक्वी डिस्टेंट पॉइंट, सो दिस इज गोइंग टू हैव अ 90 डिग्री का फेज डिफरेंस। अगर यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल 0 डिग्री होता है तो हमें पता है कि ये वाला पॉइंट कंस्ट्रक्टिव होता है, इसका डिफरेंस भी 0 डिग्री आता है। और अगर ये यहाँ पे 180 डिग्री होता है तो ये वाला भी 180 डिग्री आता है, डिस्ट्रक्टिव का पॉइंट बन जाता है, फ्लिप हो जाता है वो। सो पहली बात जो हमने ये देखनी है यहाँ पे कि क्योंकि हमें ये बोला हुआ है कि 90 डिग्री है एक्स और वाई के बीच में, तो इसका मतलब है जो इक्वी डिस्टेंट वाला पॉइंट होगा, ये बीच वाला पॉइंट, ये 90 डिग्री को करस्पॉन्ड कर रहा है, ये 0 डिग्री या 180 डिग्री को करस्पॉन्ड नहीं कर रहा है। ये बात क्लियर है सबको। हमें क्वेश्चन में ये बताया हुआ है कि खदीजा, समझ में आ रहा है। फिर उन्हें क्वेश्चन में ये बताया हुआ है कि ए पे जो है वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही है। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस वाला पॉइंट कौन सा होता है, जिसमें 0 डिग्री आउट ऑफ फेज मिलती है। सो वी नो द फेज डिफरेंस फॉर दिस पॉइंट इज गोइंग टू बी 0 डिग्री। ये वाला जो पॉइंट होगा वो 0 डिग्री का फेज डिफरेंस पे होगा, ठीक है जी। उसी के साथ उन्हें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा हुआ था कि भाई बी भी मार्क कर दो, बी पे जो है वो कंप्लीटली डिस्ट्रक्टिव हो रही है। तो वो हम कैसे देखेंगे, हमें ये पता है कि जब भी हमारा इंटरफेरेंस पैटर्न आता है तो 0 और 180 के बीच में आना चाहिए 90। बिटवीन 0 डिग्री एंड 180 डिग्री देयर विल बी 90 इन बिटवीन। सो इफ अगर 90 यहाँ पे आ रहा है और 0 डिग्री ये है, तो इसका मतलब है 0 और 180 के बीच में 90 आना चाहिए था। तो इसलिए मैंने क्या किया था, मैंने बी यहाँ पे मार्क कर दिया था, बिकॉज मेरा 180 डिग्री और 0 डिग्री के बीच में आएगा 90 डिग्री, ठीक है। ऐसा नहीं हो सकता कि मैं यहाँ कहीं मार्क कर दूं 180 डिग्री। जो क्लोजेस्ट 180 डिग्री होगा वो यहाँ पे होगा आपके पास,
ए और बी के बीच में आपका ओ 90 डिग्री आ रहा है। ये पॉइंट भी क्लियर है सबको, इसमें कोई कंफ्यूजन? अच्छा, अब हम जो करा करते थे, जो हमारी जो डबल स्लिट इंटरफेरेंस हुआ करती थी, उसमें क्या होता था, उसमें ये होता था आपके पास कि जो है वो हमारा बीच में सबसे ब्राइटेस्ट स्पॉट आता था। वी वुड गेट द ब्राइटेस्ट स्पॉट इन द मिडिल 0 डिग्री का, जिसको हम कहते थे 0 लैम्डा। और फिर जो है वो नेक्स्ट जो हमारे पास 180 डिग्री का आता था, हम उसको बोलते थे, क्या बोलते थे, हम उसको 0.5 लैम्डा बोलते थे। एंड देन सोन एंड सो फोर्थ, हम ऐसे ऊपर जाते थे और हम ऐसे करते हुए जाते थे, यानी ये दोबारा से 0 डिग्री आ गया, लेकिन फिर हम इसको कहते थे 1 लैम्डा, एंड देन सोन एंड सो फोर्थ। याद आ रहा है, ये ऐसे ही करते थे। दीज वर द फेज डिफरेंसेस एंड द पाथ डिफरेंसेस दैट वी यूज्ड टू राइट। हमें ये वाले पता है कि 0 और 180 के बीच में हमेशा 0.5 लैम्डा का फर्क होता है। तो 0 लैम्डा, 0 डिग्री 0 लैम्डा हो गया। उससे ऊपर जो रिस्ट्रक्टिव वाले देखोगे वो 0.5 लैम्डा हो जाएगा, 180 डिग्रीज। उससे ऊपर वाला कंस्ट्रक्टिव देखोगे वो दोबारा से 0 डिग्री हो जाएगा, लेकिन अब 1 लैम्डा का डिफरेंस होगा। एंड देन सो ऑन सो फॉर्थ। और सिमिलरली यही बात नीचे भी चल रही होती है, दिस इज ऑल्सो गोइंग डाउनवर्ड्स 180 डिग्री। तो ये वाला आपका दोबारा से 0.5 लैम्डा होता है। ये आपका कंस्ट्रक्टिव हो गया 0 डिग्री, तो ये आपका 1 लैम्डा हो गया। और ये जो है वो आपका 180 डिग्री, तो ये आपका 1.5 लैम्डा हो गया। एंड सो ऑन सो फॉर्थ, आगे चलता जाएगा 2, 2.5, 3, 3.5। अभी मसला क्या है, अभी वो हमें 0 और 180 के बीच में नहीं लेके चल रहा है, वो हमें 90 के गैप से लेके चल रहा है। तो 90 कहाँ होगा? 90 जाहिरन बात है इन दोनों के बीच में होगा, यहाँ पे होगा, जहां पे नाइदर कंस्ट्रक्टिव होगी नाइदर डिस्ट्रक्टिव होगी। सो दिस वुड बी द पॉइंट ऑफ 90 डिग्री, दिस वुड बी द पॉइंट ऑफ 90 डिग्री, दिस वुड बी द पॉइंट ऑफ 90 डिग्री। तो हमने ये समझना है कि भाई देखो, अगर मैं 0 से 180 डिग्री 0.5 लैम्डा में इंक्रीज लाता था, तो अब मैं अगर सिर्फ 0 से 90 डिग्री ला रहा हूं तो कितना इंक्रीज लेके आऊंगा? मैं 0.5 लैम्डा का भी आधा लेके आऊंगा। तो 0.5 लैम्डा का आधा क्या होगा? 0.25 लैम्डा होगा। वही जो हमने पढ़ा हुआ है कि एक ट्रांजिशन कितनी होती है, एक ट्रांजिशन 90 डिग्री होती है। वन ट्रांजिशन इज इक्विवेलेंट टू 90 डिग्री का फेज डिफरेंस, या फिर आप कहें टाइम पीरियड डिवाइड बाय 4 की ट्रांजिशन, या आप कहें लैम्डा बाई 4 की ट्रांजिशन। सो वी आर जस्ट डूइंग दैट। अभी वो हमसे क्या पूछ रहा है, उसने हमसे ये सवाल पूछा कि डिटरमिन द डिफरेंस इन द डिस्टेंसेस डेल्टा एक्स फॉर द माइक्रोवेव्स फ्रॉम एक्स एंड वाई एट पॉइंट ए। तो हमने पाथ डिफरेंस निकालना है पॉइंट ए पे क्या आ रहा है, ठीक है। अब मुझे ये पता है कि भाई देखो, ये वाला 0 लैम्डा आ रहा है, और वो बेसिकली मुझे ये चाह रहे हैं कि 90 के गैप से लेके चले। सो इससे ऊपर वाला क्या होगा? इससे ऊपर वाला 0.25 लैम्डा होगा। क्यों 0.25? बिकॉज मैं सिर्फ 90 डिग्री ऊपर आया हूं। फिर और 90 डिग्री ऊपर जाऊंगा तो मेरा नेक्स्ट पॉइंट आ जाएगा 90 डिग्री वाले बाद, यानी ये दोबारा से हो जाएगा आपका 90 डिग्री। फिर ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 180 डिग्री मजीद 0.25 आगे चलने के बाद। एंड सो ऑन एंड सो फॉर्थ, आपके पास ये चल रहा होगा आगे। एंड सिमिलरली यहाँ नीचे की तरफ भी यही चल रहा है आपके पास, यहां से यहां भी ये 0.25 हुआ, देन आगे जाओगे तो मजीद 0.25, एंड सो ऑन सो फॉर्थ। बिकॉज अब हम 0 और 180 की डिग्री के बीच में जाना है कि हम 0 और 90, 0 99 मतलब 90 की गैप से आगे चल। तो 90 का गैप करिस्पॉन्ड्स टू अ वन ट्रांजिशन। एंड सिंस वी नो ये बीच वाला 0 लैम्डा है, तो इससे जस्ट ऊपर वाला जो ए आ रहा है, जो 90 डिग्री उससे अपार्ट है, तो वो 0.25 लैम्डा होगा। 90 डिग्री पे लैम्डा 0 है, बिकॉज लैम्डा 0 नहीं है, पाथ डिफरेंस 0 लैम्डा है। पाथ डिफरेंस 0 लैम्डा है बिकॉज इट्स इक्वी डिस्टेंट। अगर तुम ये बोलोगी कि ये डिस्टेंस लेट से d1 है और ये डिस्टेंस जो है वो d2 है, तो क्योंकि d2 d1 के बराबर है, ये दोनों इक्वी डिस्टेंट है, सो देयरफॉर जब तुम पाथ डिफरेंस लोगी तो d2 माइनस d1 इक्वल्स टू 0 बन जाएगा। सो इन द मिडल यू हैव गॉट अ 0, एंड देन ऊपर जाते हुए, क्योंकि हम 90 डिग्री सिर्फ ऊपर जा रहे हैं, हम 180 डिग्री ऊपर नहीं जा रहे, तो हम 0.25 आगे आगे करके जाएंगे। सही है? क्लियर हुआ? सब बच्चों को क्लियर है या नहीं है? ऐसा कुछ आ सकता है इस दफा, क्योंकि इन्होंने ये किया है गन, तो हो सकता है ऐसा ही कुछ मिलता जुलता दे और आपको 270 डिग्री का फेज डिफरेंस कर दे। तो इसको सही तरह समझ लो और प्रैक्टिस कर लेना इस क्वेश्चन की, क्योंकि ये डिफरेंट है, ये आज से पहले कभी नहीं आया ये। हाउ विल वी फाइंड द पाथ डिफरेंस? इट इज गोइंग टू बी 0.25 लैम्डा ना। यू नो 90 से जब मैं 0 पे जा रहा हूं तो मैं एक ट्रांजिशन जा रहा हूं, तो इट्स जस्ट गोइंग टू बी 0.25 लैम्डा। You already know what is lambda, you just need to multiply 0.25 by lambda. Okay? Yep, that's it. So the path difference is going to be 0.25 into 0.012, यानी हम बेसिकली 0.25 लैम्डा आगे गए, या लैम्डा बाई 4 आगे गए। क्लियर है सबको? सब जवाब दे दें खुदा का वास्ता।
सो आई एम गेटिंग 0.030। ठीक है, 0.03 आ रहा होगा, उसको जबरदस्ती टू सिग्निफिकेंट किया है, 0.030। use the formula of the double slit experiment to calculate the distance between adjacent intensity maxima on line PQ। वही मांगी हुई आपसे, आपसे x मांगा हुआ इंटेंसिटी मैक्सिमा के बीच में अपनी फ्रिंज सेपरेशन दे दे, तो हम वही करेंगे, x इक्वल्स टू लैम्डा डी बाई ए। इसमें कोई हमारी और रॉकेट साइंस हमें नहीं लगानी हो। x इक्वल्स टू लैम्डा डी बाई ए, तो x क्या हो जाएगा, x विल इक्वल्स टू लैम्डा दैट इज 0.012। डी क्या है हमारा, हमारा डी हमको दिया हुआ है 2.3 मीटर्स, सो वी विल मल्टीप्लाई 2.3। एंड ए क्या है हमारी, हमारी ए हो जाएगी 0.18, सो वी विल पुट दिस एज 0.18। 0.012 इंटू 2.3 डिवाइड बाई 0.11, 0.1533 आ रहा है, सो वी विल राइट 0.15 मीटर्स। इट्स 0.0, ओ सॉरी माय बैड, ठीक है, 0.0030 ये, अच्छा 3.0 इंटू 10⁻³ लिख रहा, 3.0 करना है, टू सिग्निफिकेंट है, उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में भी लिख सकते हो, इसको भी स्टैंडर्ड फॉर्म में दे सकते हैं, इसको भी स्टैंडर्ड फॉर्म में दे सकते हो, कोई मसले की बात नहीं, इट्स ओके। एनी कंफ्यूजन इन दिस क्वेश्चन, आगे चलें। वाह इतनी देर हो गई ये क्वेश्चन समझाते हुए, वाट, ओके चलो खैर, बट ये देख लेना ऐसा कुछ आ सकता है। आई हैव फियर कि दे माइट गिव यू 270 डिग्री का फेज डिफरेंस। जी जोहा, कैन यू गो टू डायग्राम अगेन, ये लो, तो वो 90 जैसा ही होगा ना, यस, मतलब लाइक बीच वाला 270 आएगा, फिर उससे क्वार्टर क्वार्टर ऊपर जाओगे यानी 90 ऊपर जाओगे तो 360 यानी जीरो पे आ जाओगे, फिर 90, फिर 90 एंड देन सो ऑन सो फॉर्थ करके वही हो जाएगा, मतलब 0.25 लैम्डा से ही सेपरेट होगा दोबारा से। लेकिन ये भी हो सकता है कि वो 90 डिग्री से ना लेके जाए, वो तुम्हें 180 डिग्री से लेके जाए। पाथ डिफरेंस 0.75 लैम्डा होगा, तो हाँ 90 के जैसा ही होगा बट ऑपोजिट होगा, यस एग्जैक्टली। पाथ डिफरेंस बेटा, पाथ डिफरेंसेस डिफरेंट होंगे ना डियर। अगर अगर मैं ये बोलूं कि यहाँ पे 270 डिग्री है, इफ आई से दिस इज 270 डिग्री, तो इसका मतलब है ये वाला पॉइंट अब 270 बन जाएगा, इस वाले पॉइंट का पाथ डिफरेंस 0 लैम्डा ही रहेगा, क्यों, बिकॉज d1 माइनस d2 0 ही आएगा, दोनों इक्वी डिस्टेंट है। अब अगर तुम 270 से जाते हो और तुम कंस्ट्रक्टिव आ गए, अगर ने लिखा हुआ है कि फॉर एग्जाम्पल ये कंस्ट्रक्टिव है, फॉर एग्जाम्पल ये वाला वैसे नहीं होगा, नीचे वाला होगा, ये लिखा हुआ है ये डिस्ट्रक्टिव है, और ये लिखा हुआ उन्होंने कंस्ट्रक्टिव है, ठीक है जी। तुम्हें पता है 270 से मुझे कितना आगे जाना है कि मैं कंस्ट्रक्टिव पे आऊं, आपसी 270 में प्लस 90 करना पड़ेगा ताकि 360 डिग्री पे आऊं, 360 डिग्री इज सेम एज 0 डिग्री। सो यानी ये क्या हो जाएगा, ये 0.25 लैम्डा प्लस करके आएगा ये वाला पार्ट डिफरेंस, तो इसका पार्ट डिफरेंस हो जाएगा 0.25 लैम्डा विच विल बी 0 डिग्री या 360 डिग्री। और ये वाला जब 0.25 लैम्डा ऊपर जाओगे, ठीक है जी, 0 से 0.25 लैम्डा ऊपर जाओगे तो वो आपके पास डिस्ट्रक्टिव आ रहा है, बिकॉज 270 में से 90 सब्ट्रैक्ट किया तो वो 180 डिग्री आ रहा है, तो वो इस तरीके से जाएगा। वो यही सवाल होगा ऐसा ही कुछ, उसमें कुछ डिफरेंट नहीं होगा, बस ये होगा कि यहाँ पे वो 270 डिग्री दे देंगे और फिर उस हिसाब से ही आपको ट्रांजिशंस लेके ही आगे पीछे जाना होगा, और उसमें कुछ नहीं होगा, डिफरेंट नहीं होगा, कुछ भी डिफरेंट नहीं है इस सवाल में। इवन इनफैक्ट 0 डिग्री वाले सवाल से कुछ डिफरेंट नहीं है, नथिंग इज डिफरेंट। सिर्फ फर्क ये है कि जो बीच वाला जो फेज डिफरेंस आ रहा है वो थोड़ा सा डिफरेंट, वो बीच वाला जो फेज डिफरेंस आ रहा है वो आ रहा है जो आपके पास आता है शुरू में, और फिर उसके हिसाब से अब वो एज पर योर द रिक्वायरमेंट, वो जैसे भी आपको बोले, अगर वो बोले 90 डिग्री से मुझे 0 डिग्री में लेके जाओ, तुम्हें पता है एक ट्रांजिशन है, तुम 0.25 लैम्डा ऊपर ले जाओ। अगर वो बोले 180 डिग्री, तुम कहोगे अच्छा ठीक है 0.25 लैम्डा नीचे जाए। अगर वो कहें 90 डिग्री से मुझे वापस 90 डिग्री पे लाके लेके आओ, तुम्हें पता है 90 डिग्री से वापस 90 डिग्री कब आऊंगा, जब मैं जो हूं वो अपनी एक साइकिल कंप्लीट करूंगा, 1 लैम्डा पे जाके होगा, 1 लैम्डा पे होगा या 0.5 लैम्डा पे होगा जाके, क्योंकि आप इधर से देख सकते हैं कि आप जब 90 डिग्री से 0 डिग्री है तो 0 डिग्री से दोबारा 90 डिग्री, तो ये एक 0.5 लैम्डा का हो गया गैप। तो इस तरह से भी हो सकता है, थोड़ा सा इसको देख लेना, मैं इसकी एक कोशिश करूंगा, मैं आप लोगों को एक पीडीएफ मजीद बना के दे दूं, मैं तमाम फेज डिफरेंसेस 0, 9 डिग्री, 1 डिग्री, 270 डिग्री, 360 डिग्री सबके लिए करके दे दूं।
ठीक है, आई मेक दैट जो है वो पीडीएफ जिसमें सारे फेज डिफरेंस एंड एवरीथिंग विल बी नोटेड डाउन। और पाथ डिफरेंस जो है वो फेज डिफरेंस से पाथ डिफरेंस नहीं बचलेगा। आपको ये पता होना चाहिए बीच वाला पार्ट डिफरेंस 0 होगा, उससे ऊपर आप एक ट्रांजिशन जा रहे हो या दो ट्रांजिशन आगे जा रहे हो, उसकी बेसिस पे तुम पार्ट डिफरेंस में उतने लैम्डा प्लस करोगे। अगर एक ट्रांजिशन ऊपर तो 0.25 लैम्डा प्लस कर दो, अगर दो ट्रांजिशन ऊपर तो फिर 0.25 प्लस 0.25 यानी 0.5 लैम्डा प्लस कर दो, अगर तीन ट्रांजिशन ऊपर तो 3.25 प्लस कर दो, अगर चार है तो एक कंप्लीट वेव भी प्लस कर देंगे फिर हमने। तो ये इस तरीके से लेके चलो, तो बीच वाला हमेशा 0 लैम्डा ही होगा आपके डबल स्लिट में, क्योंकि इक्वी डिस्टेंट पॉइंट्स होते हैं। अच्छा, figure 7.1 shows two resistors connected in series with a cell of electromotive force EMF 1.5 volts and internal resistance 0.28 ohms. One of the resistors has a resistance 1 ohms and the other resistor has resistance R. The terminal potential difference across the cell is 1.36 volts. They have told us कि ये वाला जो terminal potential difference है ये 1.36 volts आ रहा है। Show that the current I in the circuit is 0.50 amperes. How do I show that? V equals to IR. I would use terminal voltage equals to E minus IR because मुझे E पता है, मुझे इंटरनल रेजिस्टेंस की रेजिस्टेंस पता है और मुझे टर्मिनल वोल्टेज भी पता है, तो करंट मेरा इस तरीके से आराम से निकल आएगा। अगर मैं V equals to IR लगाऊंगा तो मुझे इस R की वैल्यू नहीं पता, सो वो मेरे लिए थोड़ी ख्वारी बन जाएगी, I won't be able to calculate. So I am just going to use VT equals to E minus IR. टर्मिनल वोल्टेज क्या है वो 1.36 है, EMF क्या है वो 1.50 है, माइनस I क्या है, I हमको निकालना है, और इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है हमारी वो 0.28 ओम। सो करंट क्या हो जाएगा 1.36 माइनस 1.5 डिवाइडेड बाय माइनस 0.28। सो होपफुली वी आर गेटिंग 0.50 एम्पियर्स। ठीक है, एनी कंफ्यूजन्स? अच्छा, कैलकुलेट द कंबाइंड रेजिस्टेंस ऑफ द टू रेजिस्टर्स। अब हमने इन दोनों की कंबाइंड रेजिस्टेंस निकाली। ठीक है, इससे कंफ्यूज नहीं होइएगा, आपको पता है ये 1+R है, आपने 1+R नहीं देना, आपने इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू देनी। सो यू विल नॉट राइट 1+R, आपको कोई और तरीके से इन दोनों की कंबाइंड रेजिस्टेंस निकालनी है इन द न्यूमेरिकल वैल्यू, डोंट नीड टू गिव इट इन सिंबल्स। नाउ वी विल यूज V इक्वल्स टू IR। ठीक है जी, अब हम क्या करेंगे, हम V इक्वल्स टू IR इस्तेमाल करेंगे। क्यों इस्तेमाल करेंगे, मुझे ये पता है कि भाई देखो अगर मेरा टर्मिनल वोल्टेज 1.36 है तो वही 1.36 क्या होता है, वो मेरा अक्रॉस द लोड आता है, और लोड मेरे पास अभी क्या है, दो सीरीज के रेजिस्टर्स हैं। सो द 1.36 वोल्ट्स इज आल्सो अक्रॉस देम बेसिकली। ये वाला वोल्ट मीटर दोनों सेम ही है, देयर द सेम, देयर कनेक्टेड बाय द सेम वायर्स, सो नथिंग। सो ये आके आपके पास 1.36। दूसरा आपको ये भी बचल गया कि क्योंकि ये सीरीज सर्किट है तो इसमें करंट कितना जा रहा है, इसमें 0.50 एम्पेयर्स का करंट जा रहा है आपके पास। सो 1.36 and 0.5 amperes of current and you can find out the resistance in this. आपको 1+R करके नहीं देना, सिंबल में वैल्यू नहीं देनी, आपने न्यूमेरिकल वैल्यू देनी। अगर सिंबल में वैल्यू देनी होगी तो एग्जामिनर खुद बोल देगा कि गिव योर आंसर इन टर्म्स ऑफ R। अगर वो ऐसा कुछ नहीं बोल रहा इसका मतलब उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू ही निकाल के दी जाएगी। सो व्हाट आर वी गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू डू V इक्वल्स टू IR। V क्या है, V 1.36 है, करंट हमारा 0.50 है इनटू द रेजिस्टेंस। So 1.36 divided by 0.50 equals to R. So you guys are telling me it is 2.72 ohms. ठीक है, 2.72 ohms है, और हम इसको राउंड ऑफ कितना कर लेते हैं, इसको 2.7 ohms राउंड ऑफ कर लेते हैं बिकॉज ये टू सिग्निफिकेंट इन राउंड ऑफ करवा दिया था। ठीक है, सो वी गेटिंग 2.7। अच्छा, इट्स रॉन्ग राइट, व्हाट इज रॉन्ग, V will be different, what do you mean नील? अगर रॉन्ग हो तो मैं करवा क्यों रहा होता बेटा, मैंने जो इधर निकाला है ना, मैंने कंबाइंड रेजिस्टेंस निकाली है। ठीक है, मैंने ये कैपिटल R की नहीं निकाली है। दिस इज, ये शायद हो सकता है इसमें तुम कंफ्यूज हो गई, ये कैपिटल R इसको बोल दिया, ये कैपिटल R इसका नहीं है, ये कैपिटल R इस पूरी की जो कॉम्बिनेशन में है ना रेजिस्टेंस, ये वो है कि जी आई एम सेइंग दैट इज R, मैंने वो नीचे लिया है। अगर तुम लोग इससे कंफ्यूज हो रहे हो तो उसको R इफेक्टिव लिख लो। ठीक है, राइट दैट डाउन एज R इफेक्टिव, या उसको RT करके लिख लो, या कुछ भी लिख लो। ठीक है जी, RT लिख लेते, ठीक है।
मैंने आर नहीं निकाला, मैंने आर टी निकाला, यानी इन दोनों की सीरीज में जो रेजिस्टेंस है आपके पास। तो वो कैसे निकाला, मुझे पता है पूरे सीरीज कॉम्बिनेशन का वोल्टेज 1.36 है, और पूरे जो है हमारी जो सीरीज कॉम्बो में करंट जा रहा है वो 0.50 जा रहा है। तो जब मैं पूरे सीरीज कॉम्बो की वोल्टेज और पूरी सीरीज कॉम्बो का करंट इस्तेमाल करूंगा तो मुझे पूरे सीरीज कॉम्बो की रेजिस्टेंस मिलेगी। तो ये टोटल कुल मिला के इन दोनों की इट इज 2.7। और जाहिरन बात है अब सिर्फ आर की क्या हो जाएगी, 2.7 में से 1 सब्ट्रैक्ट कर दोगे, आर की आ जाएगी 1.7। सही है। सो वी आर गोइंग टू डू दिस, वी आर गोइंग टू से that 1 plus r equals to 2.7. So r will equals to 2.7 minus 1 equals to 1.7. ये भी हो गया। इसमें कोई कंफ्यूजन? आंसर विल बी टू सिग्निफिकेंट, 1.7 या 2.7, बिकॉज आपने करंट जो है वो 0.50 इस्तेमाल कर रहे हैं, इस्तेमाल उसने शो दैट करवा दिया उसको, वो टू सिग्निफिकेंट है। टू सिग्निफिकेंट से टू सिग्निफिकेंट, टू सिग्निफिकेंट ना होना। जी अहमद, कोई बात नहीं, दोबारा से वही कर दो, दोबारा से वही करके दिखा दो। अच्छा, फिर क्या है, द सर्किट इन फिगर 7.1 इज डिस्कनेक्टेड एंड द टू रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड द सेल नाउ पैरेलल विद ईच अदर ऑन फिगर 7.2 कंप्लीट द सर्किट डायग्राम टू शो इट्स अरेंजमेंट। सो लेट्स जो है वो शो द अरेंजमेंट, पैरेलल में कनेक्ट करना होगा। ड्रॉ अ नीट डायग्राम, स्केल लेके जाना, ठीक है, प्रॉपरली लाइंस बनाना, टेढ़ी मेढ़ी उल्टी सीधी नहीं बनाना। एंड जो है आपके पास ये आ जाएंगे दोनों। और ये आपका जंक्शन है, इसको कनेक्ट कर दीजिएगा, यहाँ पे कनेक्टेड है। एक हमारा 1.0 ओम्स का है और एक हमारा 8 का, या उसके नीचे 1.7 भी लिख सकता, अब तो कैलकुलेट। एक्सप्लेन विदाउट कैलकुलेशन whether the terminal potential difference across the cell is now less than, equal to or greater than 1.36। so अब जो टर्मिनल पोटेंशियल होगा वो ग्रेटर होगा, लेस देन होगा, या इक्वल होगा। यहाँ पे लिखा हुआ है विदाउट कैलकुलेशन, तो आप ऐसा, इसका मतलब हरगिज नहीं है कि आप कैलकुलेशन नहीं कर सकते हैं, कहीं नहीं और करके और अपनी लिख दे यहाँ पे आंसर जो भी आ रहा है, अगर आपको बिल्कुल प्रॉपरली नहीं बन रहा। नहीं, मैं पढ़ रहा हूँ आंसर्स। There is still the same mistakes that I ask you guys not to do, but still you guys make the same mistakes। खैर बहरहाल, सबने सोच लिया हो तो मुझे बता देना, फिर मैं आपको जवाब बताता हूँ इसका। देखो, जो भी तुम लोग बोल रहे हो, पहली बात तो ये है आप अपने दिमाग से अंदाजा नहीं लगा सकते, ठीक है। रीजन बीइंग, अगर आप पहले से ही अपने पास अपने दिमाग में बायस लेके बैठ गए हो कि इक्वल होगा या सेम होगा या डिफरेंट होगा या जो भी होगा, तो फिर आप क्वेश्चन वैसे ही सॉल्व करोगे जैसे आपको लग रहा है। समझ रहे हो बात को? आप अपने दिमाग में बायस नहीं बनाए। जब भी मैं सवाल सॉल्व करता हूँ ऐसे वाले, तो मेरे दिमाग में कोई बायस नहीं होता कि यही आएगा। मैं नहीं, मुझे नहीं पता क्या होगा, मुझे नहीं पता अभी भी। मैं तुम लोग के आंसर्स पढ़े, मुझे नहीं पता एग्जैक्टली क्या होगा। जो आंसर्स ठीक लग रहे हैं वो सही है, बाकी सब गलत सलत, कोई अपनी बातें अंदाजे लगा रहे। अंदाजे नहीं लगाने की जरूरत, दिस इज एक्चुअली वेरी इजीली डूएबल, ठीक है। उन्होंने बोला है कैलकुलेशन नहीं करो, चलो हम कैलकुलेशन नहीं भी करते और कैलकुलेशन करके भी देख लेते, दोनों तरीकों से कर लेते, राइट। सबसे पहले तो अगर हम यहां पे देखें, हमारी जो लोड रेजिस्टेंस थी, इसको वहीं पे उठा के ले आते हैं। अगर मैं इसको देखूं, मेरी जो लोड रेजिस्टेंस है इसमें वो 1 प्लस आर थी, यानी 2.7। यानी जो मेरा टर्मिनल पोटेंशियल था, ये जो वीटी था, ये वीटी कनेक्टेड था अक्रॉस अ रेजिस्टर ऑफ 2.7 ओम्स। इन दोनों की सीरीज में टोटल में 2.7 थी। लेकिन अब क्या है, अब अगर मैं निकालूं तो मैं क्या करूंगा, मैं 1 प्लस 1 पॉइंट, सॉरी 1/1 प्लस 1/1.7 एंड देन आंसर का होल इनवर्स करूंगा, तो ये आ जाएगी मेरे पास, दिस इज गोइंग टू कम आउट एज 0.63 ओम्स। अब एक तरीका तो सामने ही आपके पास ऐसे ही आ गया, थ्रू रूल नंबर 2 था या रूल नंबर 3 था, कि अगर मैं रेजिस्टेंस की वैल्यू को डिक्रीज कर दूं तो उसका वोल्टेज डिक्रीज कर जाता है। आप ये देख रहे हैं, मैंने लोड रेजिस्टर की रेजिस्टेंस जो है वो डिक्रीज कर दी, तो इसका मतलब है लोड रेजिस्टर का वोल्टेज भी रिड्यूस हो जाएगा, यानी 1.36 से वोल्टेज कम हो गया होगा। अब कुछ और होगा, इट विल बी लेस देन 1.36। इट कैन नॉट बी इक्वल एंड इट कैन नॉट बी ग्रेटर। चलो,
अच्छा ये तो हो गया, अब हम ये तो लिख तो नहीं सकते क्योंकि एक्सप्लेनेशन तो नहीं काउंट करेगी, अब हम इसकी एक्सप्लेनेशन करने की कोशिश करते हैं प्रॉपर्ली। हमें एक बात तो ये पता चल गई है कि हमारी आर इफेक्टिव जो है वो डिक्रीज कर गई, या एक तरीके से ये कह लेते हैं कि हमारा लोड की जो रेजिस्टेंस है वो डिक्रीज कर गई। ये जो लोड साइड पे जो हमारी रेजिस्टेंस थी वो डिक्रीज कर गई। तो इसका मतलब क्या है, हमारी आर इफेक्टिव डिक्रीज कर गई, बिकॉज इंटरनल रेजिस्टेंस हमारी वही है और हमारा लोड अब कम हो चुका है। तो 0.28 प्लस 0.63 अब तकरीबन जो है वो 1 ओम के अराउंड ही बन रही है हमारी रेजिस्टेंस, और पहले वो कुछ 3 ओम्स के अराउंड बन रही थी। सो आर इफेक्टिव हैज आल्सो डिक्रीज्ड। जब आर इफेक्टिव डिक्रीज करती है तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है करंट इंक्रीज कर गया। एंड देन इफ यू पुट इट इन द फॉर्मूला वी टी इक्वल्स टू ई माइनस आई आर, तो आप इधर से भी बहुत आराम से देख सकते हैं कि अगर मेरा करंट इंक्रीज हुआ है तो इसका मतलब है ये वाली जो पूरा पार्ट होगा आई आर वाला, ये वाला इंक्रीज कर जाएगा। और क्योंकि ये ईएमएफ में से सब्ट्रैक्ट होगा जो एक कांस्टेंट वैल्यू है, पहले भी 1.5 थी अब भी 1.5 ही है, तो जब मैं 1.5 में से एक बड़ी वैल्यू सब्ट्रैक्ट करूंगा तो ऑटोमेटिकली मेरी टर्मिनल पोटेंशियल की वैल्यू गिर जाएगी। तो मैंने प्रॉपरली भी इसको अब एक्सप्लेन कर दिया। पहले क्या किया है, पहले तो ये मुझे पता करना था कि आर इफेक्टिव इंक्रीज हो रही है डिक्रीज हो रही है। पहली बात तो हमने आइडेंटिफाई करनी, आर इफेक्ट ये आर ऑफ द लोड दैट इज डिक्रीजिंग, उसी से ही मेरा वहीं पे ही क्वेश्चन खत्म हो गया। अगर यहाँ पे एक्सप्लेनेशन नहीं लिखनी होती तो मैं वहीं का वहीं कहता कि बस इसकी वोल्टेज भी गिर जाएगी क्योंकि ये पैरेलल में नहीं है विद द बैट, यहाँ पे इंटरनल रेजिस्टेंस लगी हुई है, तो दिस इज नॉट इन पैरेलल विद द बैट, तो इसका वोल्टेज गिर जाएगा। खत्म हो गया क्वेश्चन, वही है वोल्टेज इसका गिर रहा है क्योंकि इसका वोल्टेज क्या होता है, टर्मिनल वोल्टेज ही होता है लोड का जो वोल्टेज होता है। वरना अगर हमें एक्सप्लेन करना है तो हम एक्सप्लेन कैसे कर सकते हैं, आपकी आर इफेक्टिव डिक्रीज कर गई, करंट इंक्रीज कर गया, तो अब आई आर इंक्रीज करिए, तो ई में से जब आई आर सब्ट्रैक्ट करोगे तो वैल्यू छोटी आएगी आपके पास। सो योर टर्मिनल पोटेंशियल विल डिक्रीज। और अगर आपको इस तरीके से भी समझ नहीं आ रहा तो ये क्वेश्चन तो इतना ओपन एंडेड था, अगर यहाँ पे लिखा हुआ विदाउट कैलकुलेशन का मतलब ये नहीं कि आप कैलकुलेशन नहीं कर सकते, आप करें कैलकुलेशन, कोई नहीं रोक रहा आपको। आपको यहाँ पे पता है करंट क्या है, आप यहाँ पे निकाल ले करंट क्या आ रहा है, you work out what is the current over here and multiply that current with this value, या फिर vt equals to e minus ir में डालो। वो करके भी निकाल सकते हो कि vt की एक्चुअल वैल्यू क्या है, यहाँ पे 1.36 से कम ही आ रही है, वो भी करके देख सकते हैं आप। चलो करके भी देख लेते हैं। तो मेरी जो है वो टोटल वोल्टेज 1.5 है, करंट जा रहा है कोई सर्किट में ये 0.28 ये है, और इन दोनों की पैरेलल रेजिस्टेंस 0.63 है, और ये पैरेलल वाला सीरीज में है इसके साथ। सो करंट विल इक्वल्स टू 1.5 divided by 0.28 plus 0.63. So I am getting 1.648 amperes of current। नजर आ रहा है करंट हमारा इंक्रीज कर गया। अब जाहिर बात है अगर मुझे उसका वोल्टेज निकालना हो, चाहे तुम उसको VT इक्वल्स टू ई माइनस आई आर से निकालो, या चाहे तुम उसको I इंटू लोड रेजिस्टेंस निकालो, दोनों से आपका आंसर वही आएगा, EMF 1.5 माइनस 1.648 इंटू द इंटरनल रेजिस्टेंस दैट इज 0.28, वरना इधर कर लो 1.648 इंटू 0.63। बोथ ऑफ द तरीके विल गिव यू द सेम आंसर, 1.648 0.28। ये आ रहा है 1.03, और ये क्या आ रहा है 1.648 इंटू 0.63, ये भी 1.03 आ रहा है। आपको काफी क्लियरली नजर आ रहा है कि मेरा टर्मिनल वोल्टेज जो है वो क्या कर रही है, डिक्रीज कर रहा है। तो कैलकुलेशन के साथ भी कर सकते थे इसको, ये तो इतना ओपन एंडेड था। अब ये मिस्टेक्स करना छोड़ दो, ठीक है जी, बहुत दफा कर लिया अब ये मिस्टेक्स, मिस्टेक्स करना आप छोड़ दो, बायसेस लाना अपनी एक्सप्लेनेशंस में, पहले से सोच के बैठ जाना कि क्या होगा क्या नहीं होगा। प्रॉपर्ली उसको वर्क करोगे उसके साथ तो खुद ब खुद हो जाएगा। गिने चुने ही रूल्स हैं, उधर जो रूल्स लिखवाए इलेक्ट्रिक वाली पीडीएफ में उनमें मुश्किल से हैं, वो देखने में तो बहुत सारे हैं लेकिन आधे से ज्यादा उनमें रिपीटेड है बार बार, वो वही बात ही है दूसरे टर्म्स में लिखी हुई है कि अगर ये हो गया तो फिर थोड़ा सा इस तरह देख लेना, अगर ये हो गया तो इस तरह करके देख लेना, वरना वो एक के बाद एक सारा सब कुछ सेम ही है। और बहुत सारे उसमें से आपने पहले भी याद करे हुए एलडीआर वाले और थर्मिस्टर वाले, तो वो तो आपको याद भी करने की जरूरत नहीं, बाकी पूरा का पूरा देखने का अंदाजा आपका वही है। तो ये वाला क्वेश्चन लाजमी आएगा इलेक्ट्रिसिटी में, इसकी प्रैक्टिस करें ताकि आप ये गलतियां ना करें, बायसेस ना लेके आए। सो आपको कुछ नहीं लगना चाहिए, बिफोर अटेम्प्टिंग द क्वेश्चन यू शुड नॉट बी फीलिंग एनीथिंग, यू शुड स्टेप बाय स्टेप सॉल्व इट। मेरी लोड रेजिस्टेंस को क्या हो रहा है, आर इफेक्टिव को क्या होगा, करंट को क्या होगा, फिर जिस भी फॉर्मूले में डाल के आपको देखना है VT इक्वल्स टू ई माइनस आई आर में डालना है, जिसमें भी डालना है वहां पे डाल के आप देख लें जैसे भी होगा। तो प्रॉपरली करें, गेसेस नहीं करें, वरना वो गलत ही होगा हमेशा। मुझे ये समझ नहीं आता कि तुम लोगों के दिमाग में बैठती क्यों नहीं है बात, वाई कांट यू गाइस जो है वो
थिंक लाइक दैट। जी राना, सही है अली, पैरेलल में ही है दोनों। ये गलत क्यों है? वही तो बनाया जो मैंने बनाया हुआ है। सही है, क्लियर है अब? और खुदा का वास्ता अंदाजा लगाना बंद कर दो। मुझे पता है तुम लोगों के साथ क्या होता, क्या है तुम लोगों के साथ। ये होता है कि तुम लोगों को मैं अगर एक्सप्लेन का क्वेश्चन दूंगा तो तुम लोगों का दिमाग बंद हो जाता है कि मैं एक्सप्लेन कैसे करूं, विच पॉइंट आई लैच ऑन टू एंड हाउ डू आई डू दैट। तुम लोग अपने दिमाग को शट डाउन कर लेते हो और अपने आप को ये करके समझते हो कि मुझसे तो होगा ही नहीं, क्योंकि मुझसे तो आज तक कभी भी नहीं हुआ जिंदगी में। तो देखो, तो तुम लोग जब अपने दिमाग को बंद कर दोगे ना, तो दिमाग नहीं सोचेगा, या अगर तुम उसको ट्रेन नहीं करोगे तो नहीं आएगा वो चीज आपको नहीं आएगी। फॉर एग्जाम्पल कुकिंग, किसी ने कुकिंग है, ठीक है। अब बहुत सारे मर्दों को ऐसा नहीं कि कुकिंग नहीं आती, वो इसलिए नहीं आती कुकिंग क्योंकि उन्होंने आज तक उनको किचन में उस तरह उनको घुसने नहीं दिया और उन्होंने किस तरह से खाना नहीं पकाया, इसलिए उनको कुकिंग नहीं आती। लेकिन इस बात का हरगिज मतलब ये नहीं कि वो कुकिंग नहीं कर सकते। सिमिलरली ये भी यहीं पे यही चीज है, क्या आप सोचना ही नहीं चाह रहे उस तरीके से, तो क्योंकि आप सोचना नहीं चाह रहे उस तरीके से तो आप कभी नहीं आ पाएंगे उस लेवल पे। आपको कोशिश करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी, निकालने पड़ेंगे जवाब अपने ओन पे। लेकिन जब एक दफा आ जाएगी तो फिर एक के बाद एक खुद ही बैठ जाएगी। वो खुद ही बैठ जाएगा दिमाग में कि वो कैसे करना है कैसे नहीं करना। एटलीस्ट कुछ आंसर तो कोशिश करो कि भाई मैं खुद निकाल लूं, फिर खुद ही समझ में आ जाएगा कि कैसे करना है। लेकिन अगर तुम लोग पहले ही मरहले पे फेल होते रहोगे बार बार, पहले ही अगर किसी ने कुकिंग सीखनी और वो पहले ही मरहले पे फेल हो रहा है कि वो जाता ही नहीं है किचन में, जाके कुछ पका ही नहीं रहा, तो फिर वो नहीं सीख सकता कुकिंग, क्योंकि वो उसका कभी एक्सपोजर ही नहीं होगा। ठीक है जी। तो आपने भी यही करना है। ये सवाल यहाँ पे एंड नहीं होने वाले, A2 फिजिक्स में भी बहुत होंगे और इससे ज्यादा मुश्किल होंगे, खतरनाक होंगे, लेकिन सॉल्व करने की टेक्निक वही रहती। तो थोड़ा सा लॉजिकली सोचो, अंदाजे नहीं लगाएं या बायस नहीं करें अपने आप को, प्रॉपरली अपनी चीज को सोचें समझें कि हुआ क्या है, और एक स्टार्टिंग पॉइंट देखें। आपको अगर एक स्टार्टिंग पॉइंट मिल गया ना, उसके बाद ही सारी एक्सप्लेनेशन एक के बाद एक लाइन अप करेगी। स्टार्टिंग पॉइंट ढूंढने, स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा मेरा, कि जी स्टार्टिंग पॉइंट में किस चीज करूं। इस क्वेश्चन में इतना आसान था, स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा साफ साफ दिख रहा है। पहले सीरीज में थे, अब पैरेलल में हो गए, तो इसका मतलब है जो सीरीज वाले कॉम्बो की और पैरेलल वाले कॉम्बो की रेजिस्टेंस में ही कुछ ना कुछ फर्क आया है। यही मेरा स्टार्टिंग पॉइंट होगा, इसी से मुझे आगे जाना है। लेकिन आप लोग स्टार्टिंग पॉइंट भी आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे, तो यही मसला है ना, कि तो हम सोचना नहीं चाह रहे। स्टार्टिंग पॉइंट ढूंढना है और फिर उस पर सोचना है, और उस तरीके से सोचना है जो फैक्ट बेस्ड चीज है, जिसमें गलत आपके दिमागी ख्यालात ना आएंगे। उसमें वो चीजें आएंगी जो बिल्कुल ट्रू है, जो सर ने बताई नहीं कि ये होता है, या दे आर प्रूवेबल बाय मैथमेटिकल फॉर्मूलाज, जिसमें वो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगी बात कि ठीक है ये ट्रू ही होगी, ये गलत नहीं हो सकती ये चीज। ठीक है।